परिषद की। असल में सरकार परिषद शब्द को अनुमति नहीं देती रजिस्ट्रेशन के लिए, इसलिए इसको फाउंडेशन करना पड़ा। क्षमा प्रार्थी। विश्व विद्या फाउंडेशन जो है वो एक ऐसा इकोसिस्टम खड़ा करना चाहती है जो स्पेशली हमारी विजया के लिए सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे सके। एक ऐसी व्यवस्था क्रिएट करना चाहती है जिसमें विजया को आयुर्वेद को विजया मिले, इंडस्ट्रियल हेम्प वालों को भी विजया मिले, पूरे देश में पॉलिसीज बने, ठीक से बने। और हमारी कोशिश है कि हम एक इंडियन हेम्प कमीशन सरकार से बनाने की गुजारिश करते हैं कि वो आए और साथ में काम करें, क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही है कि हर राज्य अपने हिसाब की पॉलिसी बना रहा है। जैसी कंपनियां उनके पास पहुंच रही है उनके हिसाब से पॉलिसी हो रही है। वो पॉलिसी जो है हिमाचल में भी काम चालू है इस पे। एक ऐसी गाइडलाइन होना चाहिए कि इसके बाहर कुछ नहीं होगा, इसके अंदर ही होगा जो कुछ होगा। वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, वो खगेश भाई समझाएंगे। हमारे दो तीन बिंदु हैं सभी लोगों के लिए, ये मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को। हमारे पास सबसे बड़ी समस्याओं में जो चीजें हैं वो पॉलिसी तो है, उसमें थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, पर उसके पहले भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको तुरंत एड्रेस करना बहुत जरूरी है। जिसमें जो लोग हमारी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनको आसानी है, जो लोग जो कलेक्शन कर रहे हैं उनको कुछ आसानी है, ठीक ठाक माल, अच्छी क्वालिटी का माल मिलने लगे, कुछ शोध शुरू हो, कुछ प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स हो। हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स को भी इंटरेस्टेड हैं। और साथ में जो बहुत अजीब अजीब सी पॉलिसीज बनी, चाहे वो आयुष के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो इंडस्ट्रियल हेल्थ की जो उत्तराखंड की पॉलिसी है उसका प्रॉब्लम है, अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ डील करने में हम लोगों की हालत खराब हो गई। आयुष की तरफ से सर्कुलर आते हैं, उस पर भी काम करना, क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए हैं, जबकि यूएस और यूरोप इस पे पेटेंट्स ले रहा है। जरूरी है कि तुरंत ये शुरू हो। इसके लिए ये विश्व विद्या परिषद का एक गठन हुआ जिसमें सभी लोगों की समस्याओं पे हम काम करेंगे। हमारा आज का जो बेसिक प्रोग्राम है अभी का, वो ये है कि हम अभी एक ऐसा ऑफिस क्रिएट करें जहां सारे लोग, चाहे वो विश्वविद्यालय परिषद के हों, चाहे भाग से काम करने वाले और लोग हों, सबको कलेक्ट करें, सबको साथ लाएं और काम स्टार्ट करें। कुछ रिसर्चर्स हों जो कपड़े पे काम कर रहे हैं, कुछ रिसर्चर्स हों जो आयुष पे काम कर रहे हैं, कुछ रिसर्चर्स हों जो बायो इथेनॉल और इन चीजों पे काम कर रहे हैं। ऐसे करके एक संगठन ऐसा तैयार करता है जो ये बोल सके सरकार से कि हमारी जो समस्याएं हैं उनको सुनो, आप हल करो या ना करो, सुनो तो पहले। सरकार को समस्याएं क्लैरिफाई ही नहीं है। और जब बहुत सारी समस्याएं एक साथ सुनने मिलती है तो सरकार अधिकारियों को लगता है छोड़ो यार, करा रहे कौन इतनी पंचायत का। भांग का पौधा कई डिपार्टमेंट के अंदर आता है, एग्रीकल्चर में भी आता है, एक्साइज में भी आता है, सीबीएन एनसीबी भी उसको देखती है, होम भी देखता है, गृह मंत्रालय भी उसको देखता है। हॉर्टिकल्चर, जिन जिन स्टेट्स में एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर अलग अलग है वहाँ ये भी डिपार्टमेंट हो जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे डिपार्टमेंट देखते हैं और सारे डिपार्टमेंट्स को क्लब करना, उनके साथ में लाना, सामंजस्य बिठाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको सिर्फ मोदी जी कर पा रहे हैं, जहां जहां भी उनका उनका ध्यान जाता है वहां वो करते हैं। हमको भी जरूरत है भांग के लिए एक ऐसी व्यवस्था की जो सबको एक साथ करके और एक ही तरीके से एक ही ऐसी पॉलिसी बना दे जो हम लोगों के सबके हित में हो, राष्ट्र के हित में हो और पर्यावरण के हित में हो, रोजगार के हित में हो, जिसमें सहकार पे भी काम हो सके। तो इसके लिए एक इंडियन हेम्प कमीशन की भारत
विजया क्या कहेंगे कमीशन के परिषद की हम बात करते हैं, हमको अभी जो काम करने हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है उनमें है एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर। हमारे यहाँ हर आदमी अलग अलग तरीके से काम करता है, हर आदमी के अपने इन्वेस्टमेंट लगे, कई लोगों के बहुत ज्यादा लगे हैं, कई लोगों के पास इन्वेस्टमेंट कराने का पैसा नहीं है इसलिए वो काम नहीं कर पा रहे। तो हम चाहते हैं कि एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर है, जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर में जिसमें पैकेजिंग में इनकी हम मदद कर सकें, कोई प्रोडक्ट डिजाइनिंग में हम इनकी मदद कर सकें, सोशल मीडिया पे कुछ काम हो सके उससे, उसमें कुछ ऐसी मेडिसिन का रॉ, मतलब आप ये समझिए कि हम अगर भांग की पत्ती हमारे पास आ रही है तो हम उसको उसका वैल्यू एडिशन करना है और सिर्फ एक स्टेप करेंगे, दूसरा तीसरा चौथा स्टेप हम नहीं करेंगे। अगर हमको बनाना है तो हम शास्त्रोक्त दवाई भी बना सकते हैं, हम लोगों को किसी हुई भांग सप्लाई कर सकते हैं, स्टैंडर्डाइज भांग सप्लाई कर सकते हैं, हम लोगों को अ, अगर क्रूड निकालने की बात करते हैं, एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं, तो बेसिक एक्सपेक्टेड जो ऑयल है वो हम दे सकते हैं विद सर्टिफिकेशन, क्योंकि उसी कॉमन फैसिलिटी सेंटर के अंदर एक लैब भी होगी, जो लैब आपको टेस्टिंग और इस चीजों में काम है। तो जिस भी प्रदेश में हम स्टार्ट करेंगे उस प्रदेश में एक ये व्यवस्था हो जाएगी। इस तरीके से सब लोगों को कुछ ना कुछ मदद मिलेगी। जैसे मान लीजिए हमने उत्तराखंड में लगाया, पर हमारे कुछ मित्र हैं जो मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, उनको भी लैब टेस्टिंग की रिपोर्ट चाहिए, तो विश्वविद्यालय परिषद में वो अपना डिटेल भेजें, प्रोडक्ट भेजें, सैंपल्स भेजें, हम उसको टेस्ट करके उसकी सर्टिफाइड रिपोर्ट्स दें। जिन लोगों को लगता है कि हमको कोई प्रोडक्ट डेवलप करना है वो आए हमारे साथ, लैब है, काम करें। किसी को लगता है हमको बहुत अच्छी पैकेजिंग चाहिए तो पैकेजिंग की मशीन होगी वहाँ, अच्छी पैकेजिंग करके हम आपको दे सकते हैं। किसी को लगता है कि नहीं हमको इंडस्ट्रियल हेम्प पे काम करना है, इंडस्ट्रियल हेम्प के लिए भी उसमें कुछ ना कुछ जगह बनाई जाए। इसके साथ साथ जब हम सब इकट्ठे होंगे तो हम लोग गवर्नमेंट की पॉलिसीज में जो प्रॉब्लम है उसके बात करें, जीएसटी नहीं है, लोन मिलता नहीं है, इसको गलत नजर से देखा जाता है। जब अफीम के लिए एक पॉलिसी हो सकती है, जब अफीम के लिए उगाने का सिस्टम हो सकता है, उसको बेचने का सिस्टम हो सकता है, उसको खरीदने का सिस्टम हो सकता है, तो भांग के लिए क्यों नहीं हो सकता है? उस पर भी काम करने का मन है। तो इसको आप ये समझें कि भांग उद्योग का व्यापार जो है उसको कैसे बढ़ाया जाए, कैसे हमारे लोगों का भला हो, इसके लिए हम काम करें। हमने अपनी जो कंपनी थी सर्व हेल्थ इंडस वेंचर्स, उस पे हमारे पास लाइसेंस था, हमने वापस कर दिया, कंपनी हमने बंद कर दी। अब हमारा कोई इसमें, मेरा व्यक्तिगत ले रहा हूँ मैं, मेरा सचिन अवस्थी का इसमें कोई बिजनेस इंटरेस्ट नहीं। इसमें जो इंटरेस्ट है वो ये है कि भांग को हमको आगे और बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा देश भी पिछड़ेगा, हम भी पिछड़ेंगे। और जो हमारे मित्र वर्षों से काम कर रहे हैं तो बहुत सारे मित्र छोड़ के चले गए, बहुत सारे मित्र छोड़ के जाने की तैयारी नहीं है, तो उनका नुकसान ना हो इसकी भी व्यवस्था है। हमारे पास खगेश जी हैं, खगेश जी लीगल सारे देखेंगे, जितने भी भांग से लीगल प्रॉब्लम है उस पर खगेश जी मदद कर सकते हैं हमारी। इसके अलावा पवन जी का इमामी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, शानदार एक्सपीरियंस है। अभी वो पारुल यूनिवर्सिटी में खुद पीएचडी कर रहे हैं भांग के ऊपर, विजया के ऊपर, उनकी हमको मदद मिल सकती है प्रोडक्ट डेवलपमेंट के, रिसर्च के। कुछ विदेशी लोग भी हैं, जिसमें एक उमा धनबालन जी है, रहने वाली साउथ की है पर यूएस में सेटल की। वो आयुर्वेद का जो सिस्टम है उसको छोड़ के कुछ नया करें रिसर्च चाहते हैं। वो इस तरह की रिसर्चेज हैं जैसे जो आप सीबीडी बोलते हैं, सीबीएम बोलते हैं, वो उसके लिए वो भी मदद कर सकते हैं। हमारे पास और भी कई सारे लोग जो इस पे काम करना चाहते हैं, वो भी साथ आ सकते हैं।
विश्व विद्या परिषद का जो स्ट्रक्चर होगा वो अनूप जी ने डिसाइड किया हुआ है। उसके लिए अनूप जी जान रहे, कोशिश करेंगे कि एक सेंट्रल बॉडी हो, उसके नीचे बहुत सारी स्टेट की बॉडी, फिर कोऑपरेटिव भी उसमें जोड़ने का मन है। क्योंकि ये सेक्शन 8 कंपनी है, इसलिए लाभ की कोई बात नहीं है। कोशिश ये है कि रोजगार भी बढ़े, चीजें भी व्यवस्थित हो, भांग भी स्टैब्लिश हो, उस नजरिए से हो जिस नजरिए से आयुर्वेद को जरूरत है, जिस नजरिए से हमारे देश में हमारी इकोलॉजी को जरूरत है, हमारे एनवायरमेंट को जरूरत है, उस तरीके से हो जिस तरीके से हम उसमें जीआई ऑथेंटिकेशन ले सकें, हम स्ट्रेंस को वेरीफाई कर सकें, हम स्ट्रेंस को जीआई टैगिंग करा सकें। ये सारे काम करने का मन हमारा है। जो जो लोग हमारे साथ जब जब भी जुड़ते जाते हैं, जैसे जैसे जुड़ते जाते हैं, उनके फील्ड का काम वो करते हैं। जो पहले आए वो पहले कर ले, ये विचार हमारे हैं। विश्व विद्या परिषद में जो हम मेंबरशिप करेंगे, वो मेंबरशिप मास मेंबरशिप करेंगे। अभी तक जितनी भी संस्थाएं बनी है, 5 7 10 लोगों की संस्थाएं बनी है, उन लोगों ने काम करने की कोशिश की है। काम करने में उनको बहुत समस्याएं आई हैं। उनके आपस में भी अपने इंटरेस्ट थे, आपस में भी अपने बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट्स थे, इसलिए वो कर नहीं पाए। उनके पास कोई ऐसा निष्पक्ष आदमी नहीं था जिनके जो जो जिसका कोई बिजनेस इंटरेस्ट ना हो, जो एक निष्पक्ष रूप से फैसले कर सके या बैठ सके साथ में, या विषयों पर चर्चा। एक वो विषय रहा है, लगातार रहा है, लंबे समय से लोग कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 4 या 5 ऐसी संस्थाएं बन चुकी हैं। कुछ संस्थाएं तो ऐसी थी कि जो बंद ही हो गई। तो अब जो नया सिस्टम है, इस सिस्टम में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बल्क मेंबरशिप करें। हम रहे ना रहे, हमारे साथ जो लोग हैं उसको चलाते हैं। ये एक ऐसा विषय है जो जिसपे जिसको 100% डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें लोगों के काम बांटने। जैसे अनूप भाई हैं, अनूप भाई हमारा पूरा फाइनेंस देख रहे हैं। अनूप भाई टेक्निकल वाले काम सारे करें, सारे देखेंगे। खगेश भाई हमारे सारा कुछ जो भी लीगल है उसके लिए है। हमारे पवन जी हैं आयुर्वेद के लिए। तो ये कुछ लोग डिसाइडेड थे। जैसे हमारे संकेत भाई हैं, तो संकेत भाई का काम है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कहाँ से आएगा कैसे जाएगा। तो विशेष भाई हैं, वो कुछ ई मार्केटिंग में या ई कॉमर्स है उसमें कुछ मदद कर पाएंगे। उनके वो क्या करना चाहते हैं, उनकी फैक्ट्री चल रही है, उनकी फैक्ट्री में जो इश्यूज आ रहे हैं वो भी हम एडजस्ट करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग में भी कर सकते हाँ, क्या बोल रहे हैं? हैं, मैन्युफैक्चरिंग में भी कर सकते हाँ, मैन्युफैक्चरिंग में भी कर सकते हैं। तो हम लोग भाइयों की तरह बैठ के इस पे डिस्कशन करें, ईगो पे किसी भी बात को न लें, आपस में लड़ें झगड़ें सब करें, पर लक्ष्य भांग है। भांग को भगवान शंकर को समर्पित करना है, राष्ट्र को समर्पित करना है, और इससे बहुत बड़ा हमको एक बिजनेस खड़ा करना है, जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट हो, एक अच्छी पॉलिसी बने, और हम सब साथ आके एक बड़ा काम कर सकें। तो ये लीडरशिप का काम है। इसमें जो मदद मैं कर सकता हूँ मैं करूँ। सबको कनेक्ट करने की भी कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों को सबको कनेक्ट करा ही है। और भी जो लोग आप लोगों को लगता है कि हमारे लिए उपयोगी है, एक एक फील्ड पे, एक एक जगह पे, कोई किसी खास तरह का काम कर सकता है, किसी खास तरह की मदद कर सकता है। कोई आदमी सिर्फ ईंट पे काम कर सकता है, जैसे हमारे ओझा जी हैं। ओझा जी के पास ग्रोइंग का बहुत अच्छा अनुभव है, तो वो हमारा ट्रेनिंग संभाल सकते हैं। अगर हमारी कोऑपरेटिव बनती उनको ट्रेनिंग देना है तो कौन देगा? तो बोले ओझा जी को, तो ओझा जी को। तो हमारा ये मानना है कि काम को बांटें, अपने अपने काम की जवाबदारी लें, और सब एक साथ मिलकर ताकत दें। वो ताकत जो है, वो ताकत राष्ट्र हित में, समाज हित में, उद्योग हित में, और सरकार का जो रेवेन्यू आता है उसके हित में बैठ के ऐसी व्यवस्था क्रिएट करें जिसमें सब आराम से काम कर सके। तो ये लक्ष्य है।
अभी की जो बात है उसमें हमारे जो मेन पॉइंट हैं जिस पे हम अभी फोकस कर रहे हैं वो ये है कि 15 तारीख को हम एक वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं। उस वेबसाइट के लॉन्च के बाद एक ऑफिस डिसाइड कर रहे हैं, मेंबरशिप ड्राइव चला रहे हैं और कोशिश करेंगे कुछ रील्स बने, कुछ और चीजें बने, तो सर्कुलेशन इसका। इसके अलावा जो सीवीसी हम बना रहे हैं इसके लिए हम 10 से लेके 20 तक एमएसएमई कलेक्ट करना चाहेंगे जिनके साथ मिलकर ये काम है। तो हम एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर सीएफसी बनाते हैं, उस पे काम स्टार्ट किया। तो ये अभी के मूल काम है और जो हमारा अंतिम लक्ष्य है वो अंतिम लक्ष्य ये है कि अच्छी पॉलिसी, शानदार पॉलिसी, शानदार प्रोडक्ट, हिमालय का जीआई आइडेंटिफिकेशन, पूरी फार्म का, सारे बीजों का जो जर्म प्लाज है उसका उसका कलेक्शन, उसको स्टोर करना, व्यवस्थित करना और जो विलुप्त प्राय प्रजातियां हैं उनको भी खोजना। आयुष में जो हमारे पास आदिवासी समाज के या तो ग्रामीण एरिया में आदिवासी समाज का जो चिकित्सकीय ज्ञान है वो भी हम कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जहां जहां जो जो हमको साथी मिलता जाएगा उसके साथ हम मिलकर काम करना शुरू कर रहे हैं। ये मेरा एक प्रपोजल था। इसमें जो चीजें आपको लगती हैं और जोड़ने की जरूरत है या जो हटाने की जरूरत है उस पर माइक खुला है। आप सबसे निवेदन है कि अपने अपने विचार रखें। अ, सबसे पहले ऐसा विचार है कि खगेश भाई इसके बाद माइक संभालें और क्या प्लान है उनके, क्या विचार हैं वो रखें। इसके बाद अनूप जी और फिर सब इसके बाद स्टार्ट करें। पवन जी को इसलिए डिस्टर्ब अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि पवन जी बस में हैं, लौट रहे हैं भोपाल के लिए। तो पवन जी को बस से आखिरी में हम टैक्सी में आ चुका हूँ। 15-20 चलिए मिनट में पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो आधे घंटे बाद हम पवन जी को अ, परेशान करेंगे। तो चलिए खगेश जी, आप माइक आपके पास है। थैंक यू सचिन जी। सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा सब दोस्तों से। मेरी तबीयत पिछले कुछ दिनों से काफी खराब है। यहाँ पे वायरल फीवर के काफी केसेस चल रहे हैं और मेरा गला भी काफी बैठा हुआ है आज थोड़ा, तो मैं ज्यादा समय आज नहीं लूंगा। सबसे पहले अम, विश्व विजया फाउंडेशन, जिसका मोटो है विजया ददाति विजयम, ये एक बहुत यूनिक बॉडी है। वीवीएफ यूनिक बॉडी इसलिए है क्योंकि हमारे जितने भी मेंबर्स, जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, और उन फाउंडिंग मेंबर्स में अनूप जी हैं, सचिन जी तो हमारे फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं, मुझे भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करने का मौका मिला। ये एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आई थिंक आज प्रेजेंस में जितने भी लोग हैं और उसके बाद भी जो लोग वीडियो को देखेंगे वो इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। बहुत सी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हेम्प के काम को, हेम्प के कॉज को आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई, बट अभी आई थिंक वो सब लोग अपना काम कर रहे हैं पर ज्यादा कुछ मूवमेंट हो नहीं पाया। सेक्शन 8 कंपनी है विश्व विजय फाउंडेशन, ये ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और जैसा सचिन जी ने कहा, जितने भी इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं, सचिन जी, मैं, अनूप जी, इनका कोई फाइनेंशियल वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली, इसलिए मैं दोबारा से इस पे बल दे रहा हूँ क्योंकि ये रिकॉर्ड पे जाएगा। इसमें किसी हमारे फाउंडिंग मेंबर का कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है ही नहीं। ये एक इसीलिए बहुत यूनिक बॉडी है और इसलिए हम सबको उम्मीद है कि हम आगे चल के अपने मिशन में कामयाब होंगे। जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने अभी कहा, सचिन जी ने, हमारे शॉर्ट टर्म मैंने मीटिंग रिव्यू किया इससे पिछले वाला सेमिनार, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स की बात की थी, जहां सबसे पहले आपके सामने अनूप जी ने एक प्लांट बेस्ड इंटेलिजेंस का आइडिया रख के सारा कॉम्प्रिहेंसिवली इसको कवर करने की कोशिश की थी। मैं उसी के हवाले से कहूँगा। उसी में उनका प्रेजेंटेशन पूरा होने के बाद हमारे डॉक्टर शर्मा ने एक क्वेश्चन किया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, और उसी के बाद डिस्कशन डेवलप हुआ था कि आज की मीटिंग में इसे डिक्लेयर किया जाएगा। तो हमारे
हमारे सचिन जी ने पहले ही डिक्लेयर कर दिए हमारे प्राइमरी अभी तो 3 ऑब्जेक्टिव्स पे काम करना है। नेचुरली एक बार ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा, उसके बाद फिर दूसरे ऑब्जेक्टिव पे काम करना शुरू कर देंगे। तो इमीडिएटली हमारा ऑब्जेक्टिव है कल्टीवेशन से लेकर के कंज्यूमर तक, स्पेशली मेडिसिनल और एएसयू, आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी, एएसयू जो एक्रोनिम है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, उस एक्रोनिम को इस्तेमाल कर रही है। इसी से मिलता जुलता एक एक्रोनिम है इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, उसमें 4 सिस्टम्स हैं, सिद्धा, आयुष, आयुर्वेदिक, यूनानी सिद्धा और सोवा रिगपा तिबेतियन सिस्टम है। तो वे चारों हैं आईएसएम, और उसका प्रॉपर लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 जैसे इंग्लिश एलोपैथिक प्रोफेशन का है, उसी प्रकार से पूरी की पूरी रेगुलेटरी बॉडी है। हमारे शर्मा जी हैं, वो सब ये डिटेल पहले से जानते हैं। सॉरी, मैं साइड ट्रैक हो गया। सचिन जी ने बहुत क्लियरली बताया है कि सबसे पहले हमने जितनी भी पॉलिसी हैं, जहां कहीं भी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, उस लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन को खत्म करना है। कंज्यूमर से लेकर के, कल्टीवेटर से लेकर के कंज्यूमर तक फुल कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी रिफॉर्म होना जरूरी है, और इस डायरेक्शन में वीवीएफ पहले कदम बढ़ा चुका है। मैं इसके ऊपर अभी थोड़ी देर के अंदर दोबारा बोलता हूँ। दूसरा, उन्होंने एक क्लियर ऑब्जेक्टिव रखा है, एक किसी प्रकार का एक नेशनल हेम्प कमीशन इस्टेब्लिश किया जाए। मैंने इस कमीशन को अभी प्रोविजनल नाम अपने दिमाग में दिया है, नेशनल मेडिसिनल कैनबिस कोऑर्डिनेशन कमीशन। मैं एक छोटा सा प्रेसिडेंट यहाँ साइट करना चाहूंगा। ये एक्चुअली बहुत पुरानी बात है। प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव के टाइम में एक गैट कमीशन बनाया गया था, GWT गैट कमीशन। उसकी कहानी सुब्रमण्यम स्वामी हर जगह अपनी स्पीच में सुनाते हैं। तो वो कैबिनेट लेवल का कमीशन था। कैबिनेट लेवल के कमीशन बाद की सरकारों ने भी अपॉइंट किए हैं। उसका फंडामेंटल फायदा ये रहता है कि उसकी रिकमेंडेशंस पार्लियामेंट में टेबल होकर के उस पर बाकायदा डिस्कशन जरूरी है। तो इस प्रकार के नेशनल मेडिकल कैनबिस कोऑर्डिनेशन कमीशन जैसी कोई बॉडी स्टैब्लिश करने के लिए भी विश्वविजय फाउंडेशन पहले कदम उठा चुकी है। मैं इसमें फिर डिटेल में अभी 2 मिनट के अंदर आऊंगा। हम विश्वविजय फाउंडेशन एस्टैब्लिश होने के बाद हमारा डिस्कशन हुआ, और सचिन जी ने मुझे ये कहा कि आप कुछ इस प्रकार का प्लान बनाएं जिससे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कोई इम्पोज हो उस इंस्टीट्यूशन पे और डिसिप्लिन से काम हो। उसके बाद मैंने अपना माइंड अप्लाई किया और एक स्ट्रक्चर उनके सामने प्रेजेंट किया जो उनको ठीक लगा। उस स्ट्रक्चर के, और ये टेम्परेरी है नेचुरली, ये अभी के पर्पसेस के लिए है। आगे जैसे जैसे इंस्टीट्यूशन बड़ा होगा, ग्रो होगा, जरूरतें और रिक्वायरमेंट्स बढ़ेंगी, तो और एडिशनल सेल्स बनाए जा सकते हैं, बिगाड़े जा सकते हैं। बट फिलहाल हमने ये 3 बनाए हैं। उनमें एक लीगल सेल है। लीगल सेल की जिम्मेदारी सचिन जी ने मुझे दी है। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ हमेशा उनका और सब दोस्तों का। और मैं आपको स्पेसिफिकली बताता हूँ कि लीगल सेल किस किस चीज पे फोकस कर रहा है, क्योंकि वो जिम्मेदारी मेरे पास है और मैं आपको ज्यादा क्लियरली उस पर ब्रीफ कर सकता हूँ। सबसे पहली बात, सचिन जी हमारे प्रेसिडेंट ने हमें ऑथराइज किया है, लीगल सेल को ऑथराइज किया है कि एक तो जो जो बातें स्पेसिफिकली प्रेसिडेंट के ऑफिस से हमें रिक्वेस्ट आई लीगल सेल को, हमने उन सारी रिक्वेस्ट पे काम करके अपनी प्रोजेक्ट या डॉक्यूमेंट जो कोई भी हमसे मांगा गया है वो प्रेसिडेंट के ऑफिस को सबमिट करना है। उसके बाद प्रेसिडेंट का ऑफिस आगे एक्शन लेगा। हमारा डिलीवरेबल ये है। पर सचिन जी ने, प्रेसिडेंट ऑफिस ने हमें ये भी ऑथराइज किया है कि हम अपने लेवल पे खुद भी देखते रहें और कुछ लिटिगेशंस और कुछ स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें। उस संदर्भ में एक बड़ी सेक्शन 3 एनडीपीएस पिटिशन है, वो बन रही है। जब बनेगी प्रेसिडेंट ऑफिस में जाएगी, फिर वो आप सब लोगों को बताएंगे। नेशनल मेडिकल कोऑर्डिनेशन कमीशन, या उसको जो कुछ भी नाम मुनासिब लगे देना, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए सरकार को चिट्ठी इत्यादि लिखने का काम, पिटिशन प्रिपेयर करने का काम, और ये लॉबिंग का काम, उसके लिए जो कुछ भी आउटरीच डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं वो ड्यूली लीगली ड्राफ्टेड हो, उनकी लैंग्वेज ठीक हो, प्रॉपरली अथॉरिटीज सारी फुट नोटेड हो। तो ये सब काम उन्होंने हमें दिया। ये भी डॉक्यूमेंट हम प्रेसिडेंट ऑफिस की कंसिडरेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं।
उन्होंने हमें लीगल केसेस को मॉनिटर करने के लिए कहा है। हम सारे केसेस को मॉनिटर किए हैं, अभी भी कर रहे हैं और डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करके अपने पास विश्व विजय फाउंडेशन में एक डेटाबेस इंटरनली प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं और इन लीगल केसेस को स्टडी करके आगे किस प्रकार से डॉक्टर्स को जिनकी मदद हमने की है, मैंने प्राइवेट अपने पर्सनल लेवल पे भी की है, बट वो सब विश्व विजय फाउंडेशन का ही काम माना जाना चाहिए। डॉक्टर्स की, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स की, एलोपैथिक प्रैक्टिशनर्स की, कल्टीवेटर्स की, व्हाइट लेबलर्स की, प्रोसेसर्स की, मैन्युफैक्चरर्स की, कंज्यूमर्स की, almost everyone who's directly or indirectly impacted by this innocent plant, Vishwa Vijaya Foundation has reached out to them. Vishwa Vijaya Foundation will continue to reach out to them, and those are the interests we want to represent. तो हम सारे के सारे केसेस को मॉनिटर कर रहे हैं, डेटाबेस बना रहे हैं और स्ट्रेटेजिकली सब लोगों को एडवाइस दे रहे हैं। केस बाय केस एडवाइस बदलती है। एक भी नए रुपए की फीस ना सचिन जी ने ना मैंने किसी ने लिया। ये सारा काम देशभक्ति के लिए प्रो बोनो है। कोई भी व्यक्ति अगर हमारे काम उनको लगे हम ठीक काम कर रहे हैं और हमें फाइनेंशियली अगर वो सपोर्ट करना चाहें, हम बहुत आभारी रहेंगे। हमें फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है और आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट इन सब चीजों के डायरेक्शन में वो पैसा यूज होगा। स्ट्रेटेजिक लिटिगेशन डेवलप करने के लिए कहा है, बट वो बहुत लंबा काम है और लकीली जो कुछ भी स्ट्रेटेजिक लिटिगेशन हम डेवलप करेंगे वो सबसे पहले लीगल सेल के द्वारा प्रिपेयर होकर के हमारे प्रेसिडेंट के ऑफिस में जाएगा। हमारे प्रेसिडेंट का ऑफिस फिर आपको ब्रीफ करेगा इन वेबिनार्स के माध्यम से और एक कंसल्टेटिव एफर्ट रहेगा। सब लोगों के साथ मिलके, सबकी बातों को सुन के, सबकी बातों का संज्ञान लेकर के सिस्टमैटिकली एक डॉक्यूमेंट में प्रिपेयर करके नॉन एडवर्सेरियल हम सबसे पहला हमारा स्टेप हमेशा से यही रहेगा। इसी के साथ एक सेकेंडरी जो बातें हैं वो ये है कि 15 अगस्त तक हमारी जल्दी से जल्दी 15 अगस्त तक हमारी वेबसाइट प्रिपेयर हो जाए। मेंबरशिप बनाने का काम ये लीगल सेल की जिम्मेवारी फिलहाल नहीं है, ये हमारा एक फाइनेंशियल सेल है, पीआर सेल है, उसका नाम अभी मुझे मालूम नहीं क्या दिया है, वो सचिन जी आपको अभी ब्रीफ करेंगे थोड़ी देर में। वो डिपार्टमेंट उन कामों को देख रहे हैं। लकीली मुझे सचिन जी ने वहां से बचा के रखा हुआ है, तो मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में बैठ करके और हमारे दफ्तर के अंदर भी यूनिवर्सिटी में जो ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में मीटिंग्स हुई हैं वो चल रही हैं। बट इंपॉर्टेंट काम उन्होंने वेबसाइट का तो आई थिंक अनूप जी और ये सब लोग देख रहे हैं मिल करके। मुझे जिम्मेवारी ये दी गई है कि एक फिजिकल ऑफिस इस्टेब्लिश करने के लिए एक लोकेशन कुछ ढूंढी जाए और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफिस को ब्रीफ किया जाए करके, क्योंकि उसमें खर्चा होगा, किराया है, इंटरनेट है, बिजली पानी का खर्चा है, तो वो फाइनेंशियल उसके अंदर कमिटमेंट है। तो ये सब काम अभी लीगल सेल देख रहा है। तो टू रिपीट, विश्व विजय फाउंडेशन की स्टैब्लिशमेंट करने में हमें बहुत टाइम लगा। मैंने आज तक कभी अपने किताब का डायरेक्ट हवाला नहीं दिया, बट आज अगर आपकी परमिशन हो, ये वो पुस्तक है जो लिखी है मैंने, सचिन जी ने ही इसको विमोचन किया था। वो फोटो आप भी लिंक्डइन के अंदर आपको मिल जाएगी और इसमें ये चिट्ठी है, आप देख सकते हैं ध्यान से सारे के सारे। ये एक सरकार ने कमीशन बनाया था, उनको भेजी गई है। यहाँ पे सारा का सारा हवाला दिया हुआ है। डॉक्टर जीएस वाजपेयी हमारे सीनियर हैं लीगल एजुकेशन प्रोफेशन में, मेरी मुलाकात उनसे एक बार हुई है। उन्होंने मुझे बताया है कि ये चिट्ठी रिकॉर्ड पे आ गई है और इसकी ईमेल एक्नॉलेजमेंट भी है। ये कंसल्टेशन पेपर है जो मैंने मिनिस्ट्री को भेजा है। ये किताब और पुस्तक के अंदर प्रकाशित है। मैं विनती करूंगा आप इसको ध्यान से अध्ययन करें और इस प्रकार के कंसल्टेशन पेपर भी विश्व विजय फाउंडेशन समय समय पर सरकार के या इंडस्ट्री के कहने पे और अपने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के प्रिपेयर करती रहेगी। प्रेसिडेंट ऑफिस के द्वारा उसको जितने भी सरकार में या जहां कहीं भी उसको भेजना है, जहां कहीं भी प्रेसिडेंट ऑफिस को ठीक लगे भेजती रहेगी। और टू कंक्लूड, वीवीएफ इज अ वेरी यूनिक बॉडी. It is the only body. I have been involved in this since 2020, and believe me, I have seen some bodies and I admire their work, but this is the first body that has been established by people who mean best for the nation, for the people who have been toiling, unsung heroes of this movement like Sachin sir. बहुत मेहनत से, बहुत प्यार से हमने ये बॉडी बनाई है। कोई भी व्यक्ति फाइनेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ पे सब लोग देश सेवा, समाज सेवा और लोगों की सेवा के लिए इकट्ठे हुए हैं।
प्रोविडेंस हैज बीन काइंड ऑन अस, और फाइनेंशियली हमें घर में प्रभु की कृपा है, तो हमें एटलीस्ट फाइनेंशियली इसमें इन्वॉल्व होने की भी जरूरत भी नहीं है। तो मैं सब लोगों से विनती करूंगा, विश्व विजय फाउंडेशन को, हमारे प्रेसिडेंट सचिन अवस्थी को, हमारी पूरी बॉडी को अपना पूरा सपोर्ट दें। प्लीज कंसिडर करें कुछ डोनेशन देना। हम सारे इनकम टैक्स के सर्टिफिकेट्स वगैरह ड्यूली, वो भी लीगल सेल फिलहाल देख रहा है, जो भी पेपर वर्क है इनकम टैक्स की, आपको बेनिफिट भी मिल जाएगी अगर आप हमें डोनेशन देंगे। और लीगल सेल की जिम्मेवारी मुझे दी गई है। जो कोई भी आदेश हमें दिया जाएगा हमारे प्रेसिडेंट के ऑफिस से, उसे एग्जीक्यूट कवर करना, और उसको एग्जीक्यूट करते करते खत्म हो जाना, ये हमारी ड्यूटी है। तो सचिन जी, आपका बहुत बहुत आभारी सर, ओवर टू यू। थैंक यू खगेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग ताकत हैं इस मिशन की। जितने भी यहाँ हैं, अनिल भाई हैं, पवन जी हैं, इन्हीं लोगों की प्रेरणा रही है जो हिम्मत कर रहे हैं और लगे हैं कोशिश में। आ, हमने तो बिजनेस बंद कर दिया, सर्व हेल्थ वाइंड अप हो गई है। अब सिर्फ विश्व विद्या फाउंडेशन है जिस पे हम काम करेंगे। और क्या स्ट्रक्चर होगा, किस तरीके से काम किया जा सकेगा, स्टेट्स में हम कैसे कर पाएंगे, क्या स्टेट्स में हम कोई व्यवस्था ऐसी डेवलप कर पाएंगे कि स्टेट की अलग बॉडी है और उनके अलग उनके साथ मिलकर सेंट्रल की बॉडी भी काम कर सके। एक ये विषय है। वेबसाइट और बाकी चीजों का लॉन्च का एक विषय है। फंड रेजिंग का एक विषय है। इन विषयों पे हम चाहेंगे कि अनिल भाई अपने विचार रखें और आगे के क्या प्लान हैं उस पर चर्चा करें। तो माइक अनूप जी की तरफ। थैंक यू अनूप सचिन। जी स्वागत। थैंक यू सचिन। और खगेश, थैंक यू। जैसे खगेश ने बताया, ये बहुत ही यूनिक एक बॉडी सेटअप हुई है विश्व विजया फाउंडेशन की। सेक्शन 8 कंपनी का स्ट्रक्चर चुना गया है क्योंकि ये इजी टू मैनेज है और नॉन प्रॉफिट है। जो भी इससे जुड़ा हुआ है वो फाइनेंशियल रिवॉर्ड चाहता नहीं है। वो सेल्फलेसली काम करना चाहता है भांग कैनबिस विजया के बेनिफिट के लिए। और इसका जो पूरा चेन है फ्रॉम कल्टीवेशन टू कंजम्पशन एंड ऑल द प्लेयर्स इन बिटवीन टू कम टुगेदर। और सचिन जी ने मुझे ये काम दिया हुआ है, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और पीआर मार्केटिंग का काम मुझे सौंपा गया है। सो अभी प्राइमरली आई थिंक एक वेबसाइट का एक डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ है। सचिन जी का ये विश है कि 15 अगस्त को लॉन्च किया जाए। सो 15 अगस्त का एक बेसिक सा वेबसाइट आ जाएगा मेरे ख्याल से। उससे उस पे विशेष जी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, और कुछ और लोग भी जुड़ना चाहते हैं, और साथ में हम ये वेबसाइट 15 अगस्त तक निकाल लेंगे होपफुली। काम शुरू है तो कल परसों में उसको आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद आई थिंक एक मोर कॉम्प्रिहेंसिव मेंबरशिप ओरिएंटेड वेबसाइट लॉन्च करने का इरादा है बाय सितंबर। सो मेरी खगेश जी से बात हो रही थी परसों, तो उन्होंने मुझे कहा कि सितंबर 16 का जो डेट है, सितंबर 16 1985 को एनडीपीएस एक्ट पास हुआ था। तो उस दिन का जो 40 years after this whole passing of the NDPS Act, I think if we launch this full membership oriented website, जहाँ पे लोग अपने वेबसाइट पे आ सकते हैं, अपना प्रोफाइल बना सकते हैं और डोनेशन दे सकते हैं और मेंबर बन सकते हैं सीधा, और एक डिजिटली मैनेज्ड एक ऑर्गेनाइजेशन बन सकता है ऑनलाइन। उसका काम पॉसिबली सितंबर तक हम ये सारा डेवलपमेंट करके उसको सोशल मीडिया से मार्केटिंग करके मेंबरशिप ड्राइव कर सकते हैं, जो इंडिविजुअल मेंबर्स को ऑनबोर्ड करने का काम है। कुछ डिसीशंस लेने की ज़रूरत है, जैसे मेंबरशिप फीस क्या होगी, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेंगी,
मेंबर्स का उनका इन्वॉल्वमेंट कैसे रहेगा, ऑल ऑफ दैट डिस्कशन का रिक्वायरमेंट रहेगा. So इसीलिए आई थिंक एट दिस पॉइंट फॉर 1 year ड्यूरेशन हमको एक एडवाइजरी बोर्ड क्रिएट करने का रिक्वायरमेंट हो सकता है, जो 6 मेंबर्स का हो सकता है, 8 का हो सकता है, 10 का हो सकता है. वो खगेश जी और सचिन जी डिसाइड करेंगे. एक बार वो एडवाइजरी बोर्ड आता है तो देन वी कैन टेबल matters to the advisory board about both individual membership, terms and conditions, as well as corporate memberships, both large corporate as well as startup membership का जो terms and conditions हैं वो decide हो सकता है इस advisory board में. मेरा ये मानना है कि अगर 15 अगस्त को हम बेसिक वेबसाइट लॉन्च करेंगे जिससे हम अपने जानने पहचानने वाले जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, जो इसमें काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, उनमें यूनिटी लाना है हमको. और ये क्या है कि ये ट्रेड बॉडी नहीं है, ये इकोसिस्टम क्रिएटिंग काइंड ऑफ बॉडी है जो होलिस्टिक नेचर से भांग विजया का काम कर रहा है, end to end, not just from a medicinal perspective or from an industrial perspective, but mostly from a cultural perspective as well. आज तक I think not many organizations have looked at it from a cultural angle, and that is where I think primarily there is a big gap, and that's it's part of the culture primarily. So I think Vishwa Vijaya Foundation का जो unique setup है, हमको ये unity create करना है among all the different bodies that are working. There are many bodies that are working, and many startups and MSMEs are working in this field. Can we create an ecosystem that brings them all together and creates a common facilities, the CFC that Sachin Avasthi was talking about? How do we create those funds, divert it for the benefit of the entire community? That's the primary objective. So I think from my perspective, the immediate tasks are launching the website, doing some basic social media activity, starting off that basic social media activity, and then preparing for the larger rollout of the membership program and the whole on enrolling members, and the launch of the website, the enhanced website for September 16th, and the constitution of the advisory board to take decisions such as the terms and conditions for individual members, the corporate members, as well as startup members. So yeah, that's the immediate tasks ahead. In terms of challenges, which is the broad topic for today, challenges primarily आज के दिन में I think it's primarily around collection of funds. There is not just the collection of funds, but also the transparent application of the funds towards the goals, the primary and secondary goals of Vishwa Vijaya Foundation. How do we bring transparency? So उसमें मेरा ये अप्रोच रहेगा कि जो भी इस अकाउंट में आएगा, विश्व विजया फाउंडेशन का जो अकाउंट में आएगा, और जो भी खर्चे होंगे इसमें से, वो ट्रांसपेरेंट रहेंगे, डायरेक्टली अपने वेबसाइट पे पब्लिश भी होगा, जिससे सबको ये इंफॉर्मेशन रहेगी कि विश्व विजया फाउंडेशन का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है और वो फाइनेंशियली किस डायरेक्शन में अपना रिसोर्सेज अप्लाई कर रही है. ये एक यूनिक फर्स्ट ऑफ अ काइंड ऑफ ट्रस्ट बिल्डिंग मेथड होगा. And I think that's where transparent operations, especially financially transparent operations, would make us a unique body and more democratic body. Maybe it'll also create the ability for us to get more and more members and create trust among the entire industry. That is, I think, where we are mostly lacking today. And broadly, I think मेरा ये मानना है, यही कारण है जो हम मोस्टली वेस्टर्न फोर्सेस से हार मान जाते हैं,
कि हमारे बीच में जो यूनिटी है वो हमको लाना पड़ेगा, और वो तभी ला पाएंगे जब हम फुल्ली ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे और एक साथ काम करने का एक माहौल बनाएंगे। इस इंडस्ट्री अभी नेसेंट है, ये इंडस्ट्री बहुत ही नेसेंट है, और काफ़ी चैलेंजेस हैं इस इंडस्ट्री में। रेगुलेटरी चैलेंजेस हैं, knowledge challenges हैं overall. So I think if we are able to start well, we've started doing the work, पहला कदम तो उठा लिया हमने. So the next step is communication of this Vishwavijaya Foundation's objectives, our team coming together to the broader world. That's where the website and the social media launch will start. That's all I have to say. As of now, I think the President's office, the legal cell, and the finance, marketing, and technology cell have come together. Thank you so much for Sachin Avasthi and Kagesh, for coming together and for us all to start on this initiative. Thanks everybody for joining today, and look forward to building this together with all of you. थैंक यू अनूप जी, थैंक यू वेरी मच। पवन जी, आप पहुंच गए क्या? मुझे 7-8 मिनट दीजिए, मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विशेष भाई, विशेष भाई आप हैं? रवीश भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? ओ नहीं सर, मैं सोच रहा था 7-8 मिनट है, वो सीढ़ी चढ़ रहे हैं। मैं एक वैसी मजाक में बात बोलना चाहता था कि पिछले 2-4 वेबिनार में मैंने देखा लोग काफी कंफ्यूज्ड रहे। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की नोटिफिकेशंस आई, काफी कंफ्यूजन रहा। तो मेरे दिमाग में एक शेर चल रहा था, अगर आप सब परमिशन दे तो सुना दूं, थोड़ा माहौल हल्का हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे दिमाग में शेर ये चल रहा था, मैं सोच रहा था मान लो मैं कोई इंडस्ट्री का मेंबर होता, मेरे पास कोई लाइसेंस में कोई, मेरे पास ये अगर नोटिस आ गए होते आयुष मिनिस्ट्री के एक के बाद एक, तो कहीं ना कहीं हताश होकर, परेशान होकर मैं जरूर बोलता सरकार को, पस्त हाल है। बोलिए। मैं बोल रहा हूँ सर, पस्त हाल है, दुनिया के भी सताए हैं, तेरे सवालों का यारद जवाब देते हैं, बरौद हश्र इतनी जल्दबाजी क्या, जरा भांग तो पी ले, हिसाब देते हैं। सही है, सही है, सही है। 1985 के बाद ये जो स्थितियां बनी है ना, 1985 के पहले सब ठीक था, 85 के बाद मालूम नहीं क्या हो गया। एक रात में वो 15 सितंबर की रात और 16 सितंबर की रात जो थी वो बर्बाद कर दिया उसने, पूरे देश की आयुष की व्यवस्था को, पूरे आयुर्वेद को खा लिया। बहुत बुरा था। तो विशेष उसमें एक मजेदार बात और है सर, आपने जरूर नोटिस करी होगी, जो इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन है वो कानून किसने बनवाया था, जरा आप खुद एक बार देख लेना, कौन सी सरकार ने आईएसएम का कानून बनवाया था, तो और प्रकाश पड़ेगा इस पर्टिकुलर बात। तो विशेष जी आपकी तरफ से कुछ? विशेष जी लाइन पे हैं? माइक विशेष अनम्यूट जी, कर लीजिए विशेष जी। या वेरी गुड प्रेजेंटेशन एवरीवन। सर मैं तो अभी अनूप जी के साथ टच में हूँ, और हम्म, ऑन द वेबसाइट पार्ट। हम्म, इसका डेफिनेटली तो बहुत ही इनक्यूबेंसी का माहौल है। जल्द हम्म, जो भी है होना चाहिए, उसके सपोर्ट में हूँ मैं, और सारा जो भी विजन है वीवीएफ का, उसका बिल्कुल हम्म। 100% सपोर्टिव हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। कोई सजेशन, कोई चीजें तो या अभी जो? स्टेज पे हैं हम। मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है यहाँ पे एक्सट्रैक्शन की, और हम्म,
कुछ ऑयल की लाइन है और कुछ प्रोटीन की लाइन है, तो उस तरीके से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी मैं, जैसे डॉक्टर खगेश ने मेंशन किया था कि एक फिजिकल प्रेजेंस हम करना चाहते हैं फॉर कॉमन सर्विस सेंटर, तो उसके अंदर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं हेल्प कर सकता हूँ। बट उसको थोड़ा सा ऑफलाइन हम लेके डिस्कशन करते हैं कोर मेंबर्स। डेफिनेटली, बाकी बिल्कुल, डेफिनेटली दवाई वी सब विल डू। ठीक बोल, ओके। ओके, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैं बिल्कुल बिल्कुल इसको ऑफलाइन अपन डिस्कस कर लेंगे। संकेत जी हैं क्या? हाँ जी, बताइए सर। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप क्या, सचिन जी। आप घूम रहे हैं पहाड़ों पे? बहुत खतरा मैं है, थोड़ा सा नीचे हाँ जी सर, मैं तो इस टाइम सर काफी हाइट पे हूँ, जोशीमठ के पास। नीचे आ नीचे आ जाइए सर, नीचे आ जाइए, 15 दिन अगले नहीं जाना है। हाँ जी, हाँ जी, बस आ रहे हैं सर। बस थोड़ा कुछ हमारे परिचित थे, उनके इलेक्शन जी, वैक्शन हुए थे यहाँ पे, जिला पंचायत के इलेक्शन चल रहे हैं, चलो तो ठीक है। उसमें थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट था, कुछ नहीं नहीं, लोगों ठीक है, को ने बुलाया था, चलो इस कारण से आना हुआ कोई सर। ना। कोई सजेशन? बस ये सर, सब लोग मिलके चाह रहे हैं सर। अभी सीड्स में तो सभी फार्मर्स को बहुत लाभ हुआ है, और अच्छी वैल्यू पे सबके सीड्स सेल हो रहे हैं, जब से फूड्स ने आपने सबने फूड्स में रिकॉग्नाइज हुआ है। सेकेंडली सर, ये लोग अभी और इसमें करना अपना चाह रहे हैं कार्य, कि जो है लीव्स जो है कोई उपयोग में नहीं हो रही है सर इनकी ना। और कुमाऊं रीजन में भी बहुत जो है लीव्स का कोई सिस्टम नहीं है। एक हमको सिस्टम अगर बन जाए तो लोकल लोगों की भी एक उनको माध्यम मिल जाएगा, और एक कोशिश कर सही रहे अपने हैं, तरीके से चीजें हो पाएंगी आगे। सही बात है। कोशिश कर संकेत कोशिश जी, कर अब तो हमको रॉ मटेरियल आता है, ऑफिशियली गवर्नमेंट से, उसके अंदर बकरी की लीद निकलती है, और तरह से गाजर घास वगैरह भी कोई मिला के दे दे, तो देर इज नो साइंटिफिक वे प्री क्लीनिंग के अंदर कि हम उसको वो अ, वो वो चली बकरी की नींद नहीं है भाई साहब। वो वो जो है वो वाइल्ड एनिमल्स की बीच है। कहीं हाँ, हाथी की भी मिलेगी आपको, कहीं बाघ की मिलेगी, कहीं चीते की जहाँ मिलेगी। जहाँ यूएस के अंदर या यूरोप के अंदर जिनके कारण हमने इसको प्रोहिबिट किया है इंडिया में, जहाँ ये लोग आईएसओ लेवल 7 या 8 या 10 जो भी है उसका उसकी बात करते हैं, और हम यहाँ पे एक बेसिक क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन जिसके अंदर हर कोई कर ही रहा है। खैर, हम भी हमारे लेवल पे वो करते हैं कि भाई एटलीस्ट पत्थर और लीद और ये सब तो नहीं जाए उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग में। लेकिन दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, और दिस इज वेरी irresponsible of the whoever is in charge of sourcing it and supplying it. That's what I want to say. खगेश जी, ये विषय भी ध्यान देना पड़ेगा। इसका नोट इसका नोट मैंने अभी भी ले लिया है सर। ये मुझे द थिंग्स आर दैट दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस इशू, विल हैव टू, इज अ बेसिक क्वालिटी कंट्रोल इशू। थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दिस आउट, आई हैव टेकन नोट ऑफ Public दिस। health issue, sir. Yeah. विशेष जी, आपके पास नंबर है खगेश जी का कि नहीं? सर, विल शेयर ऑफलाइन, अभी अभी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम नंबर देते हैं आपको, आप अपनी समस्याएं खगेश जी से चर्चा कर लीजिएगा। पवन जी आ गए लाइन पे? हरिओम नारायण जी, पवन जी, हरिओम जी, पवन जी हरिओम, माइक आपके पास, नमस्कार। आपके पास माइक है। आप बताएं कि क्या क्या हम करने वाले हैं और हम कैसे इसको जो रिसर्च है और जो क्लिनिकल ट्रायल्स है आ इसको जाओ, आ जाओ। हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे और कैसे मदद हो पाएगी। धन्यवाद। देखिए, मेरा मानना यह है सचिन जी, कोई भी संगठन तब आगे बढ़ता है जब उसके पीछे इंडस्ट्री होती है। नंबर एक, इंडस्ट्री कब होती है?
जब कोई कॉमन हंटर पढ़ता है, टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि मैं 20 साल आ जाओ आ जाओ। आयुर्वेदिक ड्रग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन का हाँ ये बढ़िया। सेक्रेटरी रहा और हूँ, अभी भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो जब तक कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आता जो पूरी इंडस्ट्री पे कोई एक साथ एप्लीकेबल हो, तब तक इंडस्ट्री में हलचल नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो इंडस्ट्री जो जनरली अपने हर चीज में कॉम्पिटिटिवनेस है वहां, वो एक प्लेटफॉर्म पे क्यों आए? पहले तो ये क्वेश्चन बनता है अपना सबका कि वो एक प्लेटफॉर्म पे आना उसकी बाध्यता क्यों? क्योंकि हर एक के अपने ट्रेड सीक्रेट हैं, हर एक के आदमी का एक्सचेंज होता है, कोई आदमी यहाँ से वहां छोड़ के चला जाता है। तो इंडस्ट्री को एक साथ लाना बड़ा मुश्किल, मतलब टीडियस काम है। मुश्किल तो नहीं, लेकिन थोड़ा ट्रबल समय मैंने फील किया है इसको, मैं लाया। आज भी मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ आयुर्वेदिक ड्रग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का। तो मेरा मानना क्या है, मेरा मानना क्या है, जितने हेम्प या आयुर्वेदिक कैनबिस मैन्युफैक्चरर हैं, उनको सबसे पहले बार बार अपनी मीटिंग्स में उनके पॉइंट्स लेके और मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाए। उनको इन्वॉल्व करने का क्या तरीका कि उनके हित के पॉइंट हम पहले एक एक लेके और इन्वॉल्व करें वर्चुअली। और जब देख लें कि हमारे पास 20, 25, 30 मैन्युफैक्चरर और स्टेक होल्डर्स की संख्या हो गई अच्छे डेडिकेटेड, तो फिर हम एक फिजिकल प्रोग्राम की सोचें, वो भी बाद में, वो भी बाद में। मैं पहले खर्चा करने की सोचता ही नहीं हूं जब हम पे कोई फंड नहीं है, नंबर एक। नंबर दूसरी, इंडस्ट्री को हम इन्वॉल्व करना क्यों चाहते हैं? देखिए, इंडस्ट्री पे लैब की फैसिलिटी है, चाहे वो छोटा एक कमरे की लैब उनने दिखाई हो, लेकिन लैब की फैसिलिटी है। इंडस्ट्री में भले ही एक आदमी दिखाया हो, लेकिन आदमी है उनके पास उस पर क्वालिटी कंट्रोल या रिसर्च करने वाला, तो वो उनपे एक आदमी है ऑलरेडी। ऐसे समझ लीजिए, एक कल्पना कर लीजिए, हम लोग तो एक्टिविस्ट हैं, हम लोग तो अलग 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 रहे, चाहे वो थम्पी नागार्जुन जी हो, चाहे वो इब्राहिम कोशी जी हो, चाहे वो उमा जी हो, ये सब अलग अलग स्कैटर्ड है। लेकिन इंडस्ट्री पे एक इतना बड़ा मोरल मनोबल है कि उस पे आदमी भी है, उस पे एक एम एंड ऑब्जेक्टिव भी है। उसके एम एंड ऑब्जेक्टिव में हर्डल आ रहा है, हर्डल को हम दूर करना चाहते हैं। वो वाला एम पहले बनाइए जिससे इंडस्ट्री को ये समझ में आए कि हम इंडस्ट्री के हितों के लिए उसके साथ खड़े हैं, नंबर एक। नंबर दूसरा, फंडिंग। फंडिंग देखिए, मेंबरशिप तो एक छोटी सी ड्राइव है, मेंबरशिप से फंडिंग नहीं होती है। मेरा मानना यह है, मेंबरशिप वर्किंग कैपिटल भी नहीं बन पाता है कभी कभी, तो क्योंकि ऐसी कोई हमारी लाखों की मेंबरशिप नहीं होती है कि उससे अपने खर्चे चल जाएं। लेकिन अपने को कोई छोटी छोटी इवेंट करनी पड़ेगी, उसमें पब्लिसिटी करनी पड़ेगी। इसके लिए दो तरीके हैं। फिजिकल इवेंट में हमेशा लॉस आया है, ये याद रखिएगा। फिजिकल इवेंट में तब तक सक्सेस नहीं होता जब तक कोई यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ग्रांट या सपोर्ट नहीं दे, तब तक फिजिकल आपके ऑर्गेनाइजिंग वो है, उसमें पूरे के पूरे मैनेजमेंट कमेटी की जेब से पैसे लगते हुए मैंने देखे हैं। इसलिए ज्यादा सपने हम उसमें तब देखें जब हम पे कोई स्पॉन्सर हो या हम पे कोई ना कोई ऐसा सपोर्टर हो कि चलो आपके 20 डेलीगेट्स को हम रुकवा रहे हैं, चिंता मत करो, चलो हम हॉल दे रहे हैं, चलो हम ये कर रहे हैं। तो लाइक दिस एक आएगी, हमारी भी सिचुएशन आएगी 1-2 साल के अंदर। हमारी यही सिचुएशन आएगी कि जब लोग हमारा डेडिकेशन देखेंगे तो लोग हमको अपने, सबके यहाँ खाली पड़े। एक और कह दूं मैं, कोई अपने पे एहसान नहीं करेगा उस समय। क्यों? क्योंकि हर इंस्टीट्यूट का हॉल खाली पड़ा है, हमको हॉल में खर्चा नहीं करना पड़ेगा।
यदि हम उनसे बाकायदा डील करते हैं कोलेबोरेशन में, तो बाकायदा उनको भी अपने तमगे में एक स्टार लगाने का मौका मिलेगा और हम लोगों को हमारा प्रोग्राम करने का मौका मिलेगा। ये मतलब अलग अलग दिशाओं में हम खोजें। और फॉर्चुनेटली वी हैव थम्पी जी फ्रॉम केरला, वी हैव अवर पाई जी फ्रॉम बैंगलोर, इब्राहिम फ्रॉम बैंगलोर, लाइक दिस पूरी इंडिया इंडिया की वेरियस स्टेट और वेरियस लॉ, कल्चर, स्पिरिचुअलिटी से हमारे पास सब एक्सपर्ट है। तो उनका सही उपयोग करके उनको हम इंस्टीट्यूट्स में भेजें, एक ऐसा लेटर बनाए हम कि हम आपके इंस्टीट्यूट के साथ में मिलके एक ये प्रोग्राम करना चाहते हैं। आपके यहाँ के इंस्टीट्यूट वालों को हम ये छोटा सा अवार्ड देंगे, पहले वर्चुअल प्रोग्राम करेंगे और फिर अपन क्या कहते हैं फिजिकल प्रोग्राम करेंगे धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि एक साथ हम खाने की सभी को सोच रहे हैं। तो पहली चीज आई फंडिंग, जिसमें आपको इंडस्ट्री के ग्रुप बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले एक इंडस्ट्री के लिए लेटर लिखना पड़ेगा और उस इंडस्ट्री की कम से कम 2-5 वर्चुअल मीटिंग कर लें और फिर फिजिकल कहीं दिल्ली में या एमपी में ऐसी एक इंडस्ट्री जो हेम्प इंडस्ट्री है, और नॉट लाइक दैट के जो पीयूष जुनेजा ने किया था, अरे बड़ा तमगा कर दिया और साहब मुंबई के उसमें बहुत सारे हेम्प के एक साथ एग्जीबिशन हो गए। गवर्नमेंट की नजरों में सीधा चढ़ा और डिग्री गई, ये याद रखिएगा। हमको उस तरह का किसी का भी अहित नहीं करना है। तो हम सबसे पहले फंडिंग की व्यवस्था करें। फंडिंग वही देगा जिसके हित में आप बोलोगे। वो भी ये समझेगा कि जब आपकी आवाज मंत्रालय तक जा रही है तो देगा। वो अपने को एक अपनी इमेज बनानी है और अपने को रेगुलर अपने एक्शन प्लान में ये चीजें डालनी है कि हम कुछ ना कुछ करते रहे और ऐसा करते रहे। आज हम बेंगलोर से एक प्रेस रिलीज जारी हो रही है इसी विश्वविद्या फाउंडेशन की, कल केरला से हो रही है, परसों खगेश जी के सोनीपत से हो रही है। तो एक एक चीज ऐसी अलग अलग जारी होती रहे कि उसकी पूरी एक नेशनल प्रेजेंस लोगों को समझ में आए कि ये कोई ऐसा संगठन हुआ कि जो तो पूरी इंडिया में व्याप्त है और जो हमारी भावनाओं को मंत्रालय तक पहुंचा सकता है। तो नंबर 1 बात हुई फंडिंग की, नंबर 2 बात हुई इवेंट की, नंबर 3 बात हुई रिसर्च की। हम रिसर्च क्या चाहते हैं पहले तो हम क्लियर हो जाए अपने माथे में। क्यों बोल रहा हूं ये शब्द, क्यों बोलने पे बात हुआ? भांग के बारे में रिसर्च सब हुई डली है। नंबर 1, इतने सारे अपने को मॉडर्न रेफरेंस मिलते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इतनी इंडस्ट्री यदि अपने साथ आ गई तो हर एक के यहाँ कोई ना कोई छोटी छोटी रिसर्च की हो। अभी तो मतलब वो बिल्कुल यो त्राहिमाम त्राहिमाम कहते हुए इन सबको रिसर्च करानी है। तो वो रिसर्च में कम से कम इसी 1 साल में 10-12 हेम्प प्रोडक्टों पे ही रिसर्च कर रहा हूँ। तो वो क्लिनिकल रिसर्च में कर रहा हूँ CTRI पे रजिस्टर करा के। पारुल में मैं रिसर्च कर ही रहा हूँ और एडिशनल क्या रिसर्च करानी है उस पर एक दिन डिस्कशन हो। ऐसा नहीं कि हमको रिसर्च करानी है, रिसर्च करे। रिसर्च बने क्या, जो जिस सोसाइटी में है वो उस सोसाइटी में ऑलरेडी रिसर्च कर रहा है। मैं तो उससे थोड़े आगे की बात कहना चाहता हूँ। जो जहां रिसर्च चल रही है उसके अच्छे गुणों को लेके उसको इम्प्लीमेंट करवाना हमारा काम है। रिसर्चर तो चल रही है बेचारे अपने अपने लेवल पे, छोटी दुकान है छोटे में, बड़ी है तो बड़े में कर रहे हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कोई नहीं करवा पा रहा, ना उसके गुणों को हाईलाइट कर पा रहा। वो हमारा काम ले बिल्कुल सीधी, न वो इंडस्ट्रियलिस्ट कर सकता क्योंकि उसके स्वार्थ आ जाते हैं, न वो कोई इंडिविजुअल डॉक्टर कर सकता, न वो एक्टिविस्ट कर सकता, उसको एक संगठन कर सकता है। अब वो संगठन हमारा सबके हित में बोले, वो एक्टिविस्ट के हित में भी बोले, वो हमारे क्या कहते हैं डॉक्टर के हित में भी बोले, और डॉक्टर का डर दूर करना। ये बातें तो हुई हमारी जनरल। हमारा एक मिशन इसमें जो है
आयुर्वेदिक डॉक्टरों का डर दूर करना, उसमें एनडीपीएस वाले हमारे पास कोई स्पीकर होने चाहिए। मैं खगेश जी से आग्रह करूंगा कि एनडीपीएस में जो एक्साइज वगैरह में एनडीपीएस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग यदि खोजें और उनको स्पीकर बना के आयुर्वेदिक डॉक्टरों के मन का डर निकाला जाए कि डोंट वरी यू प्रिस्क्राइब, वी आर देयर, तो खगेश जी भी हाईलाइट होते हैं, वो हमारी क्या कहते हैं लॉबी हाईलाइट होता है, एक्साइज वाले आके खुद समझाएंगे कि नहीं नहीं चिंता की बात नहीं है, आप लिखो, इतना घबराने की बात नहीं है। तो ये हमारी मार्केटिंग भी होती है इनडायरेक्ट, हमारे मैन्युफैक्चरर को भी फायदा होता है साइंटिफिकली, तो मैन्युफैक्चरर आपको फंडिंग भी कर सकता है। तो सबसे पहले ऐसे प्रोग्राम चेकआउट करो कि जो मैन्युफैक्चरर के हित में हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरर आयुर्वेदिक मेडिसिन का हो, चाहे वो हेम्प का हो, चाहे वो हेम्प फाइबर का हो, या हेम्प टेक्सटाइल का हो, कोई भी मैन्युफैक्चरर के हित की बात यदि हम करेंगे, उसके हित की 3 बात, वो भी बड़ी गौर से 3 ही बातें हित की हैं। या तो उसका कहीं ना कहीं सरकारी काम रुक रहा है, अटक रहा है, जैसे अभी ये रिपोर्ट में आ गया, या उसकी मार्केटिंग हो रही है, या उसकी परमानेंट ब्रांडिंग हो रही है। परमानेंट ब्रांडिंग इन द सेंस, आपने कोई अवार्ड शुरू कर दिया, आपने कुछ भी उसके नाम से शुरू कर दिया, तो अवार्ड लोगों के नाम से शुरू होते हैं, वर्चुअली दिए भी जाते हैं, उसकी पब्लिसिटी भी होती है और लोग स्पॉन्सर भी करते हैं। ये इंडस्ट्री अवार्ड, सब हेम्प कैन अवार्ड, या जो भी विशेष जी की कंपनी है वैसा अवार्ड, तो ऐसे बहुत सारी चीजें। कंपनी को हम क्या दे रहे हैं कि कंपनी अपनी गांठ से निकाल के हमको पैसा देगी। अब बात रही रिसर्च की, तो निश्चिंत रहिए, रिसर्च का दायित्व तो पूरा मैं लेने को तैयार हूं। आप केवल टारगेट बताइए आगे कैसे बढ़ना है और कैसे वो रिसर्च करानी है, ये मेरा दायित्व तो रहेगा, इसमें कोई मतलब चिंता की बात ही नहीं। लेकिन सबसे पहले एक प्रोग्राम बनाइए कि हम मैन्युफैक्चरर, पहले तो मैन्युफैक्चरर कितने, कौन कौन सी स्ट्रीम में, कोई बीज का तेल निकाल रहा है तो वो भी मैन्युफैक्चरर है, कोई यदि वहां आपका फाइबर निकाल रहा है भांग का तो वो भी मैन्युफैक्चरर है, कोई भांग का एक्सट्रैक्ट बना रहा है तो वो भी मैन्युफैक्चरर है, कोई आपकी ये हेम्प की दवाई बना रहा है तो वो भी जो भी मैन्युफैक्चरर है उसके हित में हम क्या कर सकते हैं, वो प्लान पहले चॉकआउट कीजिए। उसको मैन्युफैक्चररों के बीच में अलग अलग ग्रुप बना के, फाइबर वाले मैन्युफैक्चरर हैं तो बिल्कुल अलग होगा उनका ग्रुप, यदि हमारे आयुर्वेद के मैन्युफैक्चरर हैं उनका ग्रुप अलग होगा, हेम्प वाले मैन्युफैक्चरर हैं तो उनका ग्रुप अलग होगा। लेकिन अलग अलग तीनों को करके बैठ के उनकी प्रॉब्लमें सुनना, समझना और उनको आगे चिल्ला चिल्ला के बढ़ाना, वो चिल्लाना हमारा काम है विश्वविद्या फाउंडेशन का, और वो चिल्लाते हम रहेंगे जब तक आखिरी सांस है, तब तक हम मैन्युफैक्चरर के हितों की बातें करते रहेंगे, चाहे वो R&D हो, क्वालिटी कंट्रोल हो, लीगल हो, लॉजिस्टिक हो, उनका लॉ हो, कुछ भी, ये मार्केटिंग हो, मेडिको मार्केटिंग हो, इतने पॉइंट निकाले जा सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर रियली सोचेगा कि हमारा कोई वाकई में हितैषी आया है, ये केवल एक सामाजिक संस्था नहीं है, ये केवल एक सो कॉल्ड संस्था नहीं है, ये हमारे हित में भी सोचती है। थैंक यू वेरी सचिन जी। तो अनूप जी कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं नहीं, आई मीन मैं कंप्लीटली अग्री विथ व्हाट डॉक्टर शर्मा सेड। आई थिंक मैन्युफैक्चरर्स को पहले आई थिंक इकट्ठा करना पड़ेगा, एक इवेंट करना पड़ेगा। सो एंड आई एग्री कि जो फंड की ज़रूरत है वो मेंबरशिप से आने का संभावना कम ही होगा इनिशियली। हमको अलग अलग डिफरेंट सोर्सेज से अपने को फंड्स इकट्ठा करना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही, अनूप जी, नथिंग मोर टू ऐड सर सचिन। अनूप जी एक चीज मैं ऐड करूंगा एक चीज ऐड करूंगा। आयुर्वेद का एक सिस्टम अलग है,
आयुर्वेद जो है ये लीगल है, इसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, इसमें किसी तरह का कोई एक्ट नहीं लगता। तो लोग ज्यादातर, ये स्थिति बनती है कि लोग ज्यादातर ये बनाते हैं कि चलो चल रहा है जैसा चल रहा है। यहाँ जो स्थिति है वो ये है कि सारे लोग फंसे हुए हैं, बुरी तरह फंसे हुए हैं। लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, लोग लोग चाहते हैं कि कुछ हो। लोगों के साथ ये स्थिति है कि लोग फड़फड़ा रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ खेती नहीं हो रही है, हमारे यहाँ बीज बेचने में दिक्कत जा रही है, हमारे यहाँ दूसरी समस्याएं हैं। तो समस्याओं का बोझ है हमारे पास, बहुत जबरदस्त बोझ है। इसलिए मुझे लगता है कि इतनी समस्या नहीं आएगी जितनी हम विचार कर रहे हैं। इसके अलावा अलावा भी ऐसे लोग हमारे पास हैं जो जिनका इंडस्ट्री से काम नहीं है, पर वो इंडस्ट्री को मदद करने के लिए विलिंगली तैयार होंगे, क्योंकि वो भगवान शंकर से जुड़े हैं, क्योंकि वो विजया को एक नए तरीके से देखते हैं। तो देखने का भी एक तरीका है, सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ मैन्युफैक्चरर, किसान भी हैं, वो लोग भी हैं जिनको मेडिसिन की जरूरत है, कैंसर है, उनको मेडिसिन नहीं मिल रही, वो बोलेंगे भैया करो यार कुछ करो, लो हमसे ले लो कुछ पैसा। तो ये भी है। तो भावनाएं अच्छी हैं, और आयुष से बेहतर स्थिति यहाँ इसलिए है क्योंकि भांग कंट्रोल्ड मेडिसिन। सर, मिनिस्ट्री तो रिलेटिवली बहुत नई है। आयुष मिनिस्ट्री तो रिसेंटली मोदी जी के कार्यकाल में ही बनी थी, मुझे जहाँ तक मुझे आइडिया है। राइट, एम आई राइट? Yes, sir, you're right. Ayush Ministry is a cabinet post that was created for the first time by the Modi cabinet. उसके Right. पहले कोई ट्रेडिशन ऐसा नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, बट वो तो काफी टाइम से है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ तो। और आयुर्वेदा में मेन प्रॉब्लम जो आती है वो आती है ड्यूरेशन की, कि भाई आपको 25 दिन लेना पड़ेगा या 30 दिन लेना पड़ेगा, 2 महीने लेना पड़ेगा, तब जाके असर दिखाएगी दवाई। ऐसा होता है सर? डॉक्टर साहब, जो भी डॉक्टर हैं उनसे पूछता हूं मैं। पवन जी बताएंगे। ये एक नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत धारणा है दोस्त। हम लोग तो महीना 2 महीना की बात करते हैं, एलोपैथी तो हर रोग में पूरे जीवन की बात करती है। डायबिटीज है, दवा चालू कर दो। हाई नहीं बीपी सर, है, जिंदगी भर को कर दो। हाँ, लेकिन आयुर्वेद में ये गलत धारणा है, बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट, कि वो हम लोगों की दवा देर में काम करती है। अरे भांग की दवा कोई सी भी लेके देख लो, आधा घंटे के अंदर काम करके दिखा देगी जी। हाँ, नंबर एक, बिल्कुल लक्ष्मी दुरुस्त विलास। बात, बिल्कुल सही बात। भांग आधे घंटे में काम करती है, 5 मिनट में काम करना शुरू कर देगी। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, लंबी लक्ष्मी विलास त्रिभुवन कीर्ति। अरे हम्म। सर्दी तो 7 दिन की बात है। आप लक्ष्मी विलास त्रिभुवन कीर्ति ले लो, पसनाव उसमें है, वो भी शेड्यूल इवन ड्रग है, और मालूम पड़ेगा आपका एक दिन में सर्दी जुकाम निकल लिया। तो ऐसा नहीं है। लेकिन अब जो लंबे चलने वाले रोग हैं उनमें तो लंबा ही करना पड़ेगा। अब अर्थराइटिस में कौन एक दिन में ठीक कर सकता है? कौन आईबीपी को एक दिन में ठीक कर सकता है? लेकिन फिर भी ये आयुर्वेद के यदि परहेज मानता हुआ आदमी चलता है तो उसकी जड़ से चली जाती है। अदरवाइज एलोपैथी के चक्कर में फंस जाता है। तो वो रोज लेने को कह देते, कोलेस्ट्रॉल रोज ले लो, डायबिटीज रोज ले लो। कब तक ले लो? जब तक मरो नहीं। अब वो आधे आदमी तो उन्हीं दवाइयों से ही मर लेते हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो आधे आदमी उन्हीं दवाइयों के साइड इफेक्ट। अभी मैं वहां गया गाजियाबाद हमदर्द का इंस्पेक्शन करने। वहां मेरा एक डॉक्टर मित्र जो मेरे से 1 साल जूनियर, जामनगर का एमडी, वहां पूरा उसके कंकाल बना हुआ रखा है। मैंने कहा ये भाई तू कोई नशा करता है? तो कहीं नहीं। कोई मैंने बोला कोई दवा लेता है एंजाइटी की? तो कहीं नहीं। तो उसने कोई बीपी की दवा का नाम बताया, और वो दवा मैंने उसके सामने इंटरनेट में खोज ली। जो साइड इफेक्ट वो उसमें क्लियर लिखे, टेस्ला के टरला जो भी था उसका नाम कम वक्त का, मैं तो एलोपैथी लिखता भी नहीं जाता। तो वो बिल्कुल पूरे साइड इफेक्ट
आंखें ड्राउजी, स्किन डिसऑर्डर, अब पूरे खाल में रैश निकल रहे हैं, काला पड़ चुका है। हे भगवान, मैंने कहा ये एलोपैथी के साइड इफेक्ट में इससे अच्छा बेटा तू भांग खाता तो अभी तक निकल लेता, तेरा सब रोग चला जाता। ये मैं उससे बोल के आया। पंडित जी एक चीज बताएं, ऐसा नहीं। ये पंडित जी एक हाँ, चीज बताएं, ये जो क्लिनिकल ट्रायल का समय, क्लिनिकल ट्रायल में कितना समय लगता है? ये जो विशेष का जो प्रश्न है, क्लिनिकल ट्रायल वाली क्या स्थिति है, मतलब उसमें कितने दिन ट्रायल करने हैं? नहीं नहीं, देखिए एक बात है, आपके प्रोडक्ट के ऊपर ट्रायल डिपेंड करती है। आपका सर्दी जुकाम का प्रोडक्ट है, 7 दिन की ट्रायल होगी एक पेशेंट पे। आपका ये अर्थराइटिस का प्रोडक्ट है या पेन का प्रोडक्ट है, तो डेफिनेटली आपकी 90 दिन तक ट्रायल होगी। कोई कोलेस्ट्रॉल, बीपी, एंजाइटी, इस तरह की चीजें हैं तो 2 दिन में तो असर मालूम पड़ेगा नहीं। कोई स्टेलोपाम तो है नहीं है, तो मालूम पड़ेगा कि हमको कम से कम 90 दिन तक उनकी ट्रायल करनी है। अच्छा, 30 पेशेंटों पे ट्रायल करनी है कम से कम, तो 30 पेशेंट जब तक नहीं मिले उतना टाइम लगेगा। उसके बाद में टाइम लगेगा आपका वो डॉक्टर खोजने में, मरीज खोजने में, इन्वेस्टिगेशन टेस्ट करने में, CTRI वो एथिक्स कमेटी के डॉक्यूमेंट बनाने में, एथिक्स कमेटी की 2 मीटिंग बुलाने में, मीटिंग बुला के उनका अप्रूवल लेने में, उसके बाद CTRI का एप्लीकेशन करने में, CTRI का अप्रूवल आने में 15-20 दिन लगता है। तो ऐसे करके कुल मिला के यूं समझ लीजिए, पेशेंट के हाथ में दवा तब जाएगी जब CTRI का अप्रूवल हमारे हाथ में होगा। और वो होगा तब जब एथिक्स कमेटी का अप्रूवल उसमें हमारे CTRI में सबमिट होगा। तो एक एक के बाद एक अप्रूवल है, एक के बाद एक वो है, तो 2 महीना के बाद तो उसकी दवा पेशेंट के हाथ में जा पाएगी। हम इतनी रियायत कर सकते हैं कि साथ साथ पेशेंट खोज सकते हैं। साथ साथ हमने बात की, पैसा आया, हमने पेशेंट खोजना शुरू कर दिए, CRF बना, पेशेंट प्रोटोकॉल बना, उसका PIS बना, पेशेंट इंफॉर्मेशन सीट, ये सब चीजें बनी और फिर एथिक्स कमेटी को सबमिट हुई, उनसे अप्रूवल लिया। अप्रूवल लेने के बाद में हमने CTRI को सबमिट किया, CTRI से अप्रूवल आ गया, हमने दवा देना शुरू कर दी, बिफोर ट्रीटमेंट आफ्टर ट्रीटमेंट टेस्ट कराना शुरू कर दिए। और उसके बाद में जब सब आखिरी पेशेंट का आखिरी टेस्ट निबट गया तो डेटा एनालिसिस हो गया, उसकी रिपोर्ट बन गई, रिसर्च पेपर बन गया, पब्लिकेशन हुआ। पब्लिकेशन भी कम से कम महीना भर लेता है। तो ऐसे यदि पूरी की पूरी प्रोसेस मिला लो तो आपकी 5 से 6 महीना कम से कम है। और ये भी घर जैसी बात बता रहा हूँ। यदि बड़ी बड़ी CRO में चले जाओगे तो नखरे दिखा के यही चीज आपकी साल भर 1.5 साल भर लंबी हो जाएगी। हम पे चूंकि डॉक्टरों का पूल है इसलिए हम कर पाते हैं, पेशेंटों का पूल है, डॉक्टर भी है, पेशेंट भी है, वॉलंटियर भी है, नहीं तो इसलिए ये जल्दी हो जाता है। अदरवाइज लेट होने के काम है, यूं समझ लो फिर भी 5 से 6 महीना मिनिमम और 1.5 से 2 साल मैक्सिमम, जैसा आपका पेशेंट हो। अब एक पेशेंट ने तो विजय वाले ने मुझे पैलिएटिव केयर लिख के भेज दिया कि हम इसमें ट्रायल कराना चाहते हैं। अब आप बताओ, पैलिएटिव केयर का पेशेंट खोजना ही भारी पड़ जाए और जो पेशेंट हो उसके गार्जियन राजी हो के नहीं, पैलिएटिव केयर सेंटर वाला राजी हो के नहीं, तो ये अपने हाथ से अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना कहलाता है। अभी यदि गवर्नमेंट के लिए ट्रायल कराना है तो इजी और ठीक ठाक इंडिकेशन पे करा के सबमिट करके अपनी ऑथेंटिसिटी भी प्रूव करनी चाहिए और अपने आप को सेफ साइड भी रखना चाहिए। सचिन जी। जी बिल्कुल ठीक। कनिका कुछ बोल रही थी। कौन? कनिका जी जी हमारे बीच। मैं अभी रिसेंटली एक्चुअली एक क्लिनिकल ट्रायल पे यहाँ पर हिमाचल में थोड़ा स्टडी कर रहे थे, तो उसमें भी वही जैसे आपने पैलेटिव केयर के लिए बोला,
तो बिकॉज इट वाज रिलेटेड टू दैट एंड हम एपिलेप्सी पे एक मॉडल टेस्ट कर रहे थे, तो हाँ मतलब 1 से 2 साल तो उन्होंने तब हमें बोला है अगर हमारे पास वॉलंटियर्स हैं। तो अभी रिसेंटली एक एमओयू हुआ है जो अपना आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला कांगड़ा में है, तो वहाँ पर कुछ लोग तैयार हुए हैं फॉर दिस ट्रायल। एंड पहले हमारा जो स्टडी एनिमल स्टडी था जो रोडेंट मॉडल पे था उसको ऑलमोस्ट 1.5 to 2 years मिल के लग गए, बिकॉज एथिक्स कमिटी की क्लियरेंसेस वगैरह मेन टाइम एक्चुअली क्लियरेंसेस में ही जा रहा है। और उसकी वजह से अभी जो हमें पैलेटिव केयर में दिख रहा है वो लगभग 4 साल से 5 साल का दिया गया है। तो मेरा मानना ये है कि अगर प्रॉपर इसको क्लिनिकल ट्रायल्स प्री क्लिनिकल और फेज वाइज करें कि जैसे पहले एनिमल मॉडल पे, फिर फेज 1, फिर फेज 2, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। बट आयुष के केस में, प्लांट बेस्ड मेडिसिन के केस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेडाइट हो सकता है अगर हम ऑलरेडी वो जो हमारा लिटरेचर का फार्माकोपिया होता है जो आयुर्वेदिक लिटरेचर का, तो के थ्रू हम डेफिनेटली इसको ज़्यादा एक्सपेडाइट कर सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि बिकॉज आप अपनी अपनी फील्ड्स में इतने एक्सपर्ट्स हैं, तो अगर हम एक मेडिकल फार्माकोपिया जैसे आयुष फार्माकोपिया ओनली फॉर कैनबिस, जैसे एक इंसाइक्लोपीडिया हो जिसमें सारे जितने भी औषधियाँ हैं और जितने भी इनके जो तरीके हैं इनको प्योरिफिकेशन के एंड देन यूजेज के, तो हमें हमें एक ऐसी लाइब्रेरी बिल्ड करना आई थिंक अभी के लिए जहाँ पे हमें भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, वो यही है कि ऐसी वेरीफाइड लाइब्रेरी ऑफ ये अपना कैनबिस, और कैनबिस के साथ और कौन से जो मेडिसिन हैं यूज़ हो सकती है जिसमें विजया या विजया एक्सट्रैक्ट डलता है, तो उसका एक लिटरेचर पे आई वुड रिक्वेस्ट अगर आप लोग कोई फोकस डाल सकते हैं। इसके लिए विचार हम लोगों ने किया है। एक ऐसा डाटाबेस हम बना रहे हैं जो सबके काम आएगा। इसमें प्रॉब्लम्स भी हैं, इसमें जो और चीजें हैं जो तुमने बोली वो भी हैं। सारी चीजें हम इसमें कलेक्ट करेंगे, जो हमारा शास्त्रोक्त है वो भी। और मैंने पहले भी बोला कि आदिवासी जो पैटर्न है, नो मैड मेडिसिन सिस्टम, उसका भी बहुत बड़ा बहुत बहुत संख्या में उसके भी प्रोडक्ट्स हैं। एक्सपीरियंस उसको एक्सपीरियंशियल हाँ ऑफ कैनबिस जो क्योंकि हर आदमी का अलग होता है। हाँ 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 हाँ, ठीक बोला। तो ये हम करेंगे। और इसमें कई काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, तुम जो बोल रहे हो, बिल्कुल करेंगे। थैंक यू। डॉक्टर मैम आपने जैसे बोला, कनिका मैम आपने जैसे बोला कि इसको जैसे जो भी अलग मल्टी फॉर्मेट के अंदर अभी हम इसको कर रहे हैं उसके अंदर क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह है, लेकिन हमारे शास्त्रों के अंदर ही यहाँ पे रेफरेंस है कि इसको टॉपिकल यूज कैसे किया जाए, इसका एक्सट्रैक्ट भी किया जाए। वो एक्सट्रैक्ट का भी वो है रेफरेंस है, टॉपिकल यूज का भी रेफरेंस है, इसका सारे इंडिकेशंस के ऊपर रेफरेंस है। एक ही किताब में है और मल्टीपल किताब में अलग अलग और है। तो द पॉइंट इज कि ऑलरेडी शास्त्रों के अंदर ये है। जैसे अश्वगंधा का आज आपके पास 5% से लेके 25% तक विथेनॉइड कंटेंट का एक्सट्रैक्ट अलाउड है। या आपका बेलपत्र का जो कि अगेन वो है, बेलपत्र नहीं, सॉरी, दिस थिंग, बेल फूल, जो शेड्यूल इवन में है सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो भी उसका भी ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। और वो उस चीज को इस शेड्यूल इवन के तरीके से नहीं देखा जाता है जिस तरीके से विजया को शेड्यूल इवन में देखा जाता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं ऐसे, और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो तो use कर रहे टॉक्सिक नहीं है, लिए जाते हैं। हैं। वो भी एक विषय है, वो आयुर्वेद का विषय है। हम्म। ऐसे बहुत सारे उपवेश विष इनका जो ये विषय है वो, वो तो वो वो होगा।
सेमी एथिकल वो है, वो जो भी है, लेकिन वो सब डिबेटेबल है ना। मतलब आज की तारीख में तो सर ये तो 1000 साल पुराने ग्रंथ हैं। सचिन आज जी, मैं आपकी परमिशन हो तो एक छोटी सी बात ऐड करना चाहता था यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो दो बातें कनिका जी ने और आई थिंक विशेष जी बोल रहे थे, तो ये ठीक बात है। तो मैं कनिका जी के क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करना चाहता था कि या विश्वविजय फाउंडेशन में जो केसेस हम ट्रैक कर रहे हैं, तो उसमें एक पर्टिकुलर केस में मैंने केरला हाई कोर्ट में, उस केस में कुछ हुआ नहीं अंततः, बट वहां पर एनेक्जर की फॉर्म में एक कंपाइलेशन फाइल हुई थी। वहां से वो कंपाइलेशन मेरे पास है, आई बी हैप्पी टू शेयर इट। उस कंपाइलेशन से मुझे ये बात मालूम, मतलब मेरे संज्ञान में आई कि जो पर्टिकुलर चीज आप रिक्वेस्ट कर रही हैं वो बनाई जा सकती है, बट उसके लिए काफी सारे बुक्स का स्टडी करके इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट्स निकाल करके उसको थोड़ा सीक्वेंशियली लगाना पड़ेगा। ये काम किया जा सकता है। लीगल सेल इसको फॉर द टाइम बिंग हम इसकी जिम्मेवारी ले सकते हैं, बट अल्टीमेटली आई थिंक जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं वही इसको फाइनली जो भी कंपाइलेशन बनेगी उसको वेट कर सकते हैं, क्योंकि मैं बनाऊंगा इवेंचुअली इस सोच से कि अगर कोई मुकदमा कोर्ट में हो तो वहां पर हम इसका इस्तेमाल कैसे करें, बट उस डॉक्यूमेंट का एक दूसरा इस्तेमाल भी हो सकता है। तो ये एक मैं पॉइंट पे रिकॉर्ड पे लाना चाहता था बात। सचिन सर, ओवर टू यू। थैंक यू रमेश जी। इसके बाद निशिकांत शुक्ला जी हैं हमारे बीच में, गौरव मेहता जी हैं, वैद्य साहब हैं, नीता गोस्वामी जी हैं। जो भी अपनी बात रखना चाहें बिल्कुल आए, और परिचय जरूर साथ में देते चलें। कनिका जी, आपने परिचय दे दिया, पहले आप परिचय दे दीजिए अपना। आप पहली बार मीटिंग में आई हैं। हाँ, एक्चुअली मैं पहले भी ज्वाइन करने का मैंने ट्राई करा था, बट बिकॉज मैं अभी तक हिमाचल में थी, आज मैं दिल्ली में हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इज़ मच बेटर। और आपका जो मीटिंग्स होते हैं यूजुअली 8 o'clock के बाद होते हैं, तब तक मैं ऑफिस से चली गई होती। सो माय नेम इज़ कनिका सूद। मैं वैसे हिमाचल से हूँ, और मेरी जो मेन आप बोले जो मेरी मुख्य लड़ाई है वो लेकर कैनबिस कल्टीवेशन को लेकर है, क्योंकि आई एम थर्ड जनरेशन एग्रीकल्चरिस्ट। और हमारे घर में भांग का प्रयोग मतलब हमने तो बचपन से ही देखा है। तो मेरे नाना वैद थे, तो हमें हमेशा, जैसे हम अपने ऑर्चर्ड जाते हैं, वहाँ पर हमारे सेब के बागान है, तो हमारे को बचपन से ही हेम्प सीड्स दे के भेजा जाता था पॉकेट्स में कि आप जाते जाते खाओ। तो अब तो काफ़ी फैंसी नेम आ गए हैं इनके लिए, ट्रेल मिक्स और ये सब। और जो हमारी स्किन थी उस पे हम लोग इसका ही बीज का तेल लगाते थे। और भी बहुत सारी मुझे बचपन की कड़ियाँ याद है कि कहाँ कहाँ हेम्प का प्रयोग होता था। और उसके बाद जब मैं दिल्ली आई तो मुझे इसका एक अलग ही पहलू पता लगा। और जब आप समझना चाहते हो तो आपको सब ऐसे देखते हैं कि ये गलत चीज़ है या एक टैबू की तरह। और मेरे दिमाग में कभी भी ये उस तरह के नहीं था, ना हमारी फैमिली ने हमें इसको एक टैबू की तरह दिखाया। 2016 में मेरी मदर को बेसिल सेल कार्सिनोमा, एक फॉर्म ऑफ स्किन कैंसर हुआ था। और हम उनका इलाज कराने के लिए दिल्ली आए, तो हमें भी यही बताया गया था कि इसके लिए हमें एक सर्जरी लगेगी, फिर रेडिएशन और कीमो ऑप्शन था। तो तब मैं इन सब बातों को सबको छोड़ के मैंने अपनी मदर से रिक्वेस्ट किया कि अगर वो हमें 3 मंथ्स दे सकते हैं। और ये रिसर्च तब यूएस से सामने ही आ रहा था कि कैसे मेडिसिनल कैनबिस और कैनबिस की दवाइयों से ये कैंसर, और तब यूट्यूब वीडियोस आने शुरू हुआ था। तो तब मैं यूएस गई थी, तब मैंने इस पे और ज़्यादा थोड़ा विचार किया कि इसको एज अ सीरियस चीज़ के लिए। और मेरी मदर को जब इसका बेनिफिट हुआ, और टचवुड 2016 से हम 2025 में बैठे, हम उनको कोई भी कीमोथेरेपी या रेडिएशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। सर्जरी के बाद उन्होंने ये ऑयल टॉपिकली भी लिया, और फिर वो प्री मेनोपॉजल और मेनोपॉजल स्टेज से जब गुजरे तो उन्होंने फिर इसको ओरली भी लिया। और आई थिंक इसका एक रिलेशन हमारे साथ बहुत गहरा बनता जा रहा है। और आई थिंक मेरा जो गोल है वो इसकी इंडस्ट्रियल वे में तो इसको यूटिलाइज करने का है, क्योंकि मैं खुद टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से हूँ।
सो मुझे पता है इसके टेक्सटाइल और इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स बहुत है, पर मेडिसिनली हम हिमाचल में रहकर अगर हम इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं एज फार्मर एज यूजर्स, तो आई थिंक हम एक बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हैं। तो मेरी मेरी जो मेन कोशिश है वो कल्टीवेशन ऑन कैनबिस और मेडिसिनल यूज ऑफ कैनबिस, बट थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स ही है मोस्टली। तो ये मेरी एक छोटी सी एक्शन थी। सचिन जी, माइक म्यूट है सचिन जी, आपका माइक म्यूट है। निशिकांत जी, गौरव जी, नीता जी, पीआर वैद्य जी सारे हमारे बीच में हैं। तो सीपी शर्मा जी भी आए हैं, अरुण पठानिया जी भी हैं। तो निवेदन है कि जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हों, जो सजेशंस हों, या आप लोग इस मिशन में जो मदद कर सके, आपको लगता है कि आप कोई जिम्मेदारी ले सकते हैं, तो प्लीज बताएं। ओपन माइक है, जो चाहे पहले शुरू कर दे, अनम्यूट कर दे या हैंड रेज कर दे। जी सर, सभी सर को राम। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सीपी से प्रणाम, नमस्कार नमस्कार। जैसे बीइंग ए फिजिशियन, आयुर्वेद डॉक्टर, मैं जो दो ही बातें रखना चाहूँगा अपनी कि अभी चर्चा आई, क्या आयुर्वेद दवाई एक लॉन्ग टर्म में इफेक्टिव है? नहीं। हमारा यदि वैद्य और वैद्य का डायग्नोसिस प्रॉपर है तो सिंस फर्स्ट डोज वो इफेक्टिव है। सिंस फर्स्ट, पहले डोज से उसका असर आता। अब ये हमारा अपना कितना उसमें पेनिट्रेशन है, कितना हम उसमें उसकी जो हमारे यहाँ दो तरह के प्रिंसिपल्स हैं लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, दो तरह से, एक जनरल ट्रीटमेंट है, एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर डिसीज के लिए। अब बात आती है अपनी कैनबिस, विजया और इनका। तो इसका जब वैदिक पीरियड से, अथर्ववेद से, वेदों से इसका प्रयोग होता रहा है। आयुर्वेद में, आयुर्वेद का चलिए अपन 5,000 साल पुराना भी मान लें, हमारे जितने निघंटु हैं, हमारी जितनी हर्बल स्टडी है, जो भाव प्रकाश है, जिस हमारे निघंटु है ना, निघंटुओं में पूरा का पूरा बॉटेनिकल स्टडी है। वृक्ष आयुर्वेद वाई पाराशर, जो पुनर्वसु आत्रेय थे, उनके शिष्य थे अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पाराशर। तो उस समय भी बॉटनिकल स्टडी हुई थी पूरे के पूरे एज ए होल। उसमें इस ड्रग की भी स्टडी है, इसके जो भी प्रयोग हैं, चाहे एनालिसिक हो, चाहे एंटी इन्फ्लेमेटरी हो, या ये हमारी कहते हैं शतायु की कल्पना जो है, उस दीर्घ जीवन की कल्पना में इसका मेडिसिनल यूज करके यूज हो सकता है। और अपन दो काम कर सकते हैं जो आयुर्वेद का प्रयोजन है। प्रथम प्रयोजन है प्रिवेंटिव मेजर्स। उस प्रिवेंटिव मेजर्स में अपन अच्छा स्वास्थ्य जीवन जीने की एक कला में, आहार में, अच्छा आहार, अभी ये देखा कि अभी एक बात आ रही थी बीच में, जो चर्चा हो रही थी कि इसका कितना प्रयोग हुआ है, कितना व्यवहार हुआ है। पहले भी ऐसा जान पड़ता है कि पहले से बैंड रही होगी एनडीपीएस, अभी है। पहले क्या था, हम लोगों को राजा के माध्यम से, राजा के यहाँ पर वैद्य इसलिए कहा जाता था कि हम लोग वहाँ रजिस्टर्ड हुआ करते थे। हमारे जो वैद्य थे
वो वहां पे राजा के यहाँ रजिस्टर्ड होते थे, राजवैद्य अलग होता था। जो पंजीकृत होता था वो फिर अपना वैशिष्ट उसमें शो करता था कि भाई मैं इस लाइन ऑफ डिसीज में, इस बीमारी में मेरा, अच्छा उस समय क्या था, स्पेशलाइजेशन था नहीं, तो वैद्य जी को ही खुद ही फॉर्मूले बनाना, खुद ही औषधियां बनाना और खुद ही कल्टीवेशन करना। तो उनको हर्बल फ्लोरा भी पता रहता था अपने क्षेत्र का। वहां पर यदि कोई औषधि, ऐसे अभी हम ग्वालियर में महल की बात करते हैं, तो महल में हमें इतनी जड़ी बूटियां मिल जाती हैं सर, क्योंकि इनके वैद्य लोग थे, जो वैद्य लोग सीजनल प्रिपरेशंस करते थे। और डाइट में भी, चाहे वो शतावरी का प्रयोग होता हो, अश्वगंधा का प्रयोग होता हो, कौच बीज का प्रयोग होता, तो ये उनकी डाइट में इंक्लूड थे सर। तो अपना एजिया का प्रयोग निश्चित ही हमारी ट्रेडिशनल सिस्टम में अनादि से निरंतर है। अब रही बात उसकी, आज हम ट्रायल करना चाहते हैं, ट्रायल करिए। उस ट्रायल में पर्टिकुलर योग का, जो हम जिस व्याधि के लिए जो योग तैयार करना चाहते हैं, उसका जो क्लिनिकली सर आपकी आवाज क्या ट्रायल लेना चाहते हैं, उस क्लिनिकल ट्रायल के लिए हमें चिन्हित करना होंगे। हमने तो कई बार रिसर्च कराए है बच्चों को, एमडी में, पीएचडी में। तो जब हम 90 पेशेंट लेते हैं और हमारी जो फाइनल 3 महीने 4 महीने की ट्रायल होती है, तब तक होते होते 45 रह जाते हैं, आधे उसमें से भग जाते हैं। या आधे लोग अपना डाटा नहीं देना चाहते, अपनी रिपोर्टिंग नहीं करना चाहते। तो हमारा जो फॉर्मेट रहता है, उस फॉर्मेट में एक टीम ऐसी रहे जो उनसे फीडबैक लेती रहे। आज तो कंप्यूटर का जमाना है, अपन उनको कंप्यूटर पर रजिस्टर्ड करें, उनकी मेल आईडी रखें, और उनको भले ही हमें 7 दिन बाद चर्चा करना पड़े, भले ही 15 दिन बाद चर्चा करें, तो हेम का, विजया का, चाहे कैंसर में देख लीजिए आप, चाहे हम जितनी रोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं, हमारी वातव व्याधियां, वस्ती वात व्याधियां हैं, उन वातव व्याधियों में, मतलब पेन जिनमें ज्यादातर है, वात वेदना जिसमें दर्द होता है, तो उनमें इसका बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। क्योंकि जो लोग यूज करते हैं वो फुल एंजॉय करते हैं, जीवन को मस्त रहते हैं, खाने पीने में तो खैर रहता ही है। तो अभी जैसे अभी हमारे एक रिलेटिव थे, वो आए थे, तो वहां पर अमेरिका वगैरह में ठंडाई बिक रही है आपकी, इसकी भांग की। और वो ठंडाई, आपके यहाँ की ठंडाई 350-400 की बिकती है, वो 8-8 हजार रुपए की बिक रही है। तो क्यों ना हम इसका बिल्कुल इंडस्ट्रियल और फार्मास्यूटिकल आयुर्वेद के साथ में जुड़ करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवसाय करें, और शासन को बाध्य करें, राज्य शासन को, केंद्र शासन को। केंद्र शासन इस समय हमारे बिल्कुल अनुकूल है। यदि हम उन्हें कुछ रिजल्ट दे देंगे ना, चाहे वो हम एनोरेक्टल में दे दें, या हम जीआई में दे दें, हमारी गृहिणी रोग में दे दें, या अतिसार ऐसी व्याधियां होती हैं जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, कोलाइटिस में दे दें, या इसमें ऑर्थराइटिस में दे दें, ऑस्टियो ऑर्थराइटिस में दे दें, हमें इसके साथ में जी प्रवाल सर। के योग, कैल्शियम के योग मिला करके ट्रायल की जाए। और हमारे जो वाताहरण, जैसे 10 मूल वाताहरणाम श्रेष्ठ है, अब 10 मूल में भी सर चिन्हित है कि मुझे जब कैल्शियम की जरूरत है, मुझे, तो उसमें मुझे प्रश्न पढ़नी या साल पढ़नी, अस्थि बढ़ाना है, अस्थि की उपधातु बढ़ाना है, अस्थियों कार्टिलेज, तो इसमें हम लोग अपना वेल प्लान्ड, वेल मैनर्ड, हमारे जो इथिक्स हैं रिसर्च के, उनका फॉलो करते हुए फॉर्मुलेशन कर सकते हैं, जिसमें पवन जी हमारे अनुसंधान के लिए पूरी तरह से समर्पित और तैयार हैं। हम लोग, हमारे क्षेत्र में आप हमें यदि कोई टारगेट देंगे, तो 10-5 डॉक्टर और 20-25 मरीजों के लिए ट्रायल लेना कोई वो नहीं है। कोई ड्रग आप बता दीजिए, कर लेते, बना लेते हैं, योग अपन बना के अपने लेवल से प्रयोग कर सकते हैं। उसमें चाहे झंडू हमारा सहयोग कर दे, इमामी कर दे, या हमारे स्थानीय दीनदयाल वगैरह हैं, चिरायु है हमारे गवार,
तो ऐसा ट्रायल किया जा सकता है। उस ट्रायल को पवन जी का प्लेटफॉर्म और जो भी भारत सरकार की एजेंसियां हैं, कमेटियां हैं, उनमें तो उन वो फिल्टर तो लगेंगे। तो अपन को बढ़िया से बढ़िया एक क्वालिटी रिसर्च कर इसकी उपयोगिता सिद्ध करना हो। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू पवन जी। बहुत बहुत आभार सर, आपका बहुत बहुत आभार। सचिन जी, खगेश जी और हमारे भाई साहब अनूप जी, सभी का बहुत बहुत आभार। कनिका जी ने भी भाग लिया। सचिन जी, जी सर। इन जी भाई साहब। कंक्लूजन यदि मैं कहूँ तो एक भाई साहब का और खगेश जी का सबसे पहला रोल आता है कि अलग अलग जो भी हमारे स्टेक होल्डर हैं उनकी प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई की जाए। तो उसके आइडेंटिफिकेशन में इंटरनेट में उनकी एनुअल रिपोर्ट्स मिलती हैं जिसमें चैलेंजेस अहेड रहता है। उन चीजों पे हम शुरुआत में काम करें, उन्हीं स्टेक होल्डर्स को बुलाएं और उनके बीच में हम उनके सामने उनकी प्रॉब्लमों को हम कैसे सॉल्व करवाना चाहते हैं इसका कुछ प्लान करें। वो फाइबर का हो, वो एक्सट्रैक्ट का हो, एएसयू मेडिसिन का हो, हेम्प का हो, अलग अलग छोटे छोटे गुट बना के और हम लोग यदि काम को शुरू करें तो निश्चित फंडिंग की भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी और हमारा एक्शन प्लान भी तैयार हो जाएगा। सचिन जी, फिर हमें नेक्स्ट वेबिनार शुरू करनी है। जी जी, बिल्कुल सही बोला आपने, एकदम 100% सही बोला। और इस पे हम लोग कल से ही काम करना शुरू करते हैं। अ, अभी विशेष का भी कुछ इशू है, उसको भी कुछ क्लिनिकल ट्रायल वगैरह कराने हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं। अब हम कल से इस पे काम शुरू करते हैं। डेटा भी इकट्ठा करना है, एक डेटाबेस भी बनाना है, वेबसाइट भी हो रही है। तो हम लोग लगातार लगे हुए हैं और अपनी ये इसको करके मानेंगे। आपका आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्दी होगा। और हम लोग व्यग्र हैं, हम लोग बहुत जल्दबाजी में है, जल्दी जल्दी करना है तुरंत। तो इसी के साथ बहुत अच्छा